All right, Mohit sir, question number 61, all yours. सो ये 61st क्वेश्चन जो है ये एक टिपिकल इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके बारे में पूछा है कि इन द सिटीज ऑफ अवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस आर नॉर्मली कंसीडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, नॉक्स, ऑक्स और मीथेन दे रखा है। तो इसको अप्रोच करने का एक तो यही है कि आपको पता है 8 जो है उससे याद है तो हो जाएगा। बट अगर हम इसमें थोड़ा एक लॉजिक यूज करें तो लॉजिक ये बोलता है कि हमें ये पता है कि जैसे ये फोटो में हम देख ही रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का हमें ये आइडिया होना चाहिए। तो अब हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03% इन द एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सो और हमें पता है कि हल्का सा भी इसका इंक्रीज होने से ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि ये एक ग्रीन हाउस गैस है और हमें पता ही है कि क्या CO2 का उसका मतलब कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैस। सो अगर हम देखें और हमें पता है कि हमने कोई भी दिल्ली या फिर कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ऐसे बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं, उसमें ऐसा लिखा आता है कि अभी एयर क्वालिटी बहुत वर्स है, 400, 500, 300 ऐसा करके वैल्यूज आती है। तो अगर हम लॉजिक लगाएं कि अगर CO2 इसमें आ जाता है तो और वो 0.03% है बस एटमॉस्फेयर में और हल्का सा इंक्रीज होने से तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और अगर ये एक इंडेक्स में है तो वैल्यू कैसे चेंज इतनी ज़्यादा हो सकती है। तो उस लॉजिक से हम ये सोच सकते हैं कि CO2 तो नहीं होना चाहिए, कि इट डजेंट मेक सेंस कि वो ऐसी गैसेस जो ग्लोबल वार्मिंग में आती हैं, इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं ग्लोबल वार्मिंग में खासकर, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में। तो उस हिसाब से हम फर्स्ट को एलिमिनेट कर सकते थे। और इंटरेस्टिंगली इसमें सारे ऑप्शंस में सिर्फ बी के अलावा ही इसमें सब में फर्स्ट ऑप्शन था। तो ये तो एक लॉजिक था, ये फ्लॉड भी हो सकता है किसी के लिए, क्योंकि ये ऑफ कोर्स सोल्यूशन के बाद भी ऐसे लॉजिक्स बनते हैं। ठीक है, और हमें बस फैक्चुअल नॉलेज में इतना पता होना चाहिए कि 8 बेसिकली पोल्यूटेंट्स हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए। PM10 मतलब पर्टिकुलेट मैटर 10, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ओजोन है, अमोनिया और लेड। तो ये है। और मैंने इसमें अ, सब गैसेस, सब ये पोल्यूटेंट्स के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ना नीचे हाँ, ये पहले इस पे आ जाते हैं कि ये प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हमें पता ही होने चाहिए। प्राइमरी क्या कैसे होते हैं, सेकेंडरी वो सल्फर ट्राइऑक्साइड, निट्रिक एसिड, अमोनियम, ओजोन इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ये तो हमें पता ही है। और पर्टिकुलेट मैटर्स भी सेकेंडरी होते हैं, बाकी प्राइमरी होते ही हैं। ओके, इन्होंने यहाँ पे पर्टिकुलेट PM प्राइमरी में भी लिख रखा है। ओके, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, निट्रिक एसिड। ठीक है, तो हमें एक इस फोटो से आइडिया लग जाता है। और उसके नीचे मैंने सारा कुछ सारी पोल्यूटेंट्स के बारे में अच्छे से लिखा हुआ है। तो उसमें जो ब्लू और ऑरेंज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम देख लेंगे इधर आगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ शॉर्ट लिव्ड एंड हेल्थ इफेक्ट्स में इसमें इट कंबाइंस विद, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ना इसमें जो ब्लू, इसके नीचे थोड़ा सा बस देख लेते हैं कि जैसे हेल्थ इफेक्ट्स इसमें ये प्रॉब्लम है कि इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन टू प्रोड्यूस hemoglobin which usurps the space in hemoglobin that normally carries oxygen। तो इसका इससे रिलेशन है। और कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ शॉर्ट लिव्ड। इन्वायरमेंट इफेक्ट्स हमें पता ही है कि in the atmosphere it's partly variable and short lived, having a role in the formation of ground level ozone। हमें पता है ground level ozone is bad and can elevate concentration of methane। तो हमें बस इतना पता ही होना चाहिए सब गैसेस का। जैसे CO2 है, it is heavier than air, soluble in water। और एस्फाइक्सिया, a condition arising when the body is deprived of oxygen। ठीक है, तो CO2 इससे होता है। थोड़ा नीचे ना इसके कार्बन, हाँ यहाँ पे, तो ये है। और कार्बन डाइऑक्साइड का एक ये है कि इट इज ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन बिकॉज इट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो इस टाइप से हमें ये सब पता होना चाहिए। और अब राइट में आते हैं। राइट में ये है कि
नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसके ऊपर है ओजोन। ओजोन में ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्ले मेजर रोल इन कन्वर्टिंग O2 टू O3। तो ये दो इम्पोर्टेंट वो है प्लेयर्स जो कि कन्वर्ट करते थे ऑक्सीजन को ओजोन में। एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में इट इज दे प्रोड्यूस mainly internal combustion engines and coal burning power plants. They are also produced by naturally by lightning. Okay, this is an interesting fact. Oxygen and nitrogen do not react at ambient temperatures, but at high temperatures they produce various oxygen of nitrogen. So ये ऐसे ऐसे concepts से कि मतलब बेसिकली ये पता होनी चाहिए बातें, क्योंकि ये लॉजिक में यूज हो जाती है कि लाइटिंग में भी प्रोड्यूस हो जाता है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट एट एम्बिएंट टेम्परेचर्स बट एट हाई टेम्परेचर्स दे प्रोड्यूस वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सच टेम्परेचर अराइज इनसाइड एन इंटरनल कम्बशन इंजन। तो हमें ये लॉजिक समझ में आ गया कि वाई इंटरनल कम्बशन इंजन में प्रोड्यूस होता है। वैसे एग्रीकल्चर फर्टिलाइजेशन एंड यूज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू NOx। और NO और NO2 contributes to global cooling and should not be confused with nitrous oxide N2O that is a greenhouse gas which is a green। इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है N2 है या NO2 है, तो ये भी हमें पता ही होना चाहिए कि N2 is a greenhouse gas which is a greenhouse gas and has many uses as an oxidizer। और इसके इफेक्ट्स क्या है कि जैसे रिडक्शन ऑफ NOx emissions is one of the important technical challenges facing biodiesel। तो हमें ये पता है होना चाहिए कि बायोडीजल में एक चैलेंज है दैट इज द NOx emissions, वो हो रही है उसमें। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में कि बायोडीजल कंप्लीटली एलिमिनेट्स द NOx emissions, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। वैसे ही NOx gases react to form smoke and acid rain as well as being central to the formation of tropospheric ozone। ठीक है। When ये बेसिकली इसका सोर्स है सारी इंफॉर्मेशन का PMF-IS, तो उसमें और पढ़ सकते हैं कोई भी। When NOx and volatile organic compounds react in the presence of sunlight they form photochemical smoke। और ठीक है, ये हम देख लेंगे। ठीक है, इसके ना राइट साइड में थोड़ा सा है हाँ लास्ट पार्ट कि थोड़े हमें वो भी पता होना चाहिए। स्क्रबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये शायद PT 365 में कवर हो जाएगा, तो हम उसमें देख लेंगे कि कैसे वर्क करते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड में बेसिक है इतना, इसमें हमें पता ही है एसिड रेन, थर्मल पावर प्लांट्स और वो सब। और हाँ एक ये है कि जैसे AQI है वैसे ही एक NAAXQS ये है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे, बट इसमें 8 की जगह 12 पैरामीटर्स हैं। तो वो जो 8 तो कॉमन है लेकिन 4 एक्स्ट्रा है, वो है बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक और निकल। तो निकल इसमें ऐड हो जाता है, तो और बेंजीन भी, तो ये मतलब टोटल 4। तो हमें थोड़ा सा ये क्या पता इस पे क्वेश्चन आ जाए, बट ये है ओल्ड काफी 2009। तो हाँ NCAP जो है जो प्रोग्राम है उसमें NAAQS ये वाला 12 पैरामीटर वाला यूज होता है। और जो दिल्ली के लिए GRAP है उसमें AQI यूज होता है। तो उस पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें वो पता होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है? सो AQI कौन सी मिनिस्ट्री निकालता है? एनवायरमेंट। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट निकालता है। इसी के सिमिलर ना एक और इंडेक्स है विच इज कॉल्ड सफर इंडेक्स, मतलब सफर। हाँ, सफर नाम से, तो उसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो वो भी एक मतलब उसमें भी पैरामीटर्स है। मैं एक बार पैरामीटर्स थोड़ा सा फास्ट रीड कर देता हूँ। तो अगर आप देखोगे जैसे अभी हमने ये AQI में क्या क्या पढ़ा था, AQI में हमने पढ़ा था पर्टिकुलेट मैटर, मतलब ये सब पढ़ ही लिया। मैं उसमें रिपीट कर देता हूँ क्या है। तो सफर के अंदर हम मॉनिटर करते हैं PM2.5, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टोलुइन, जाइलिन और मरकरी। ठीक है। सो मोस्टली ये जो लास्ट वाले थे ये नहीं थे AQI के अंदर, मतलब बेंजीन नहीं था, टोलुइन नहीं था, जाइलिन नहीं था और मरकरी नहीं था। ठीक है। और ये निकालता कौन है सफर? मिनिस्टर फॉर साइंस। करेक्ट। तो वो थोड़ा याद रखना। ठीक है। तो
वही है मोर और लेस इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। और किसी को कुछ ऐड करना है? पूरा क्वेश्चन नंबर 62 सर। ये भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट थीम है, जो मैंने एक मतलब नोटिस की है। यूपीएससी इस थीम से क्वेश्चन पूछते ही और एक सेम सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है, तो वो भी देखते हैं। क्वेश्चन है एस्ट्रोसैट पे कि द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो एक फर्स्ट स्टेटमेंट है, अदर देन यूएसए एंड रशिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव लॉन्च्ड अ सिमिलर ऑब्जर्वेटरी इनटू स्पेस। ओके, एस्ट्रोसैट इज अ 2000 kg satellite placed in an orbit at 1650 kilometers above the surface of the earth. So इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं और इंटरेस्टिंगली दोनों में ऐसे हिंट्स गिवन है जिससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमें एक फर्स्ट लॉजिक ये ध्यान है कि इंडिया जो स्पेस में बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है कंपेयर टू यूएसए, रशिया एंड यूरोप। इन तीन कंट्रीज या अब तो चाइना भी काफ़ी एडवांस है, जापान भी एडवांस है, फ्रांस भी एडवांस है, इनके बाद इंडिया आ जाता है मतलब। तो ऐसा बहुत रेयर ही होगा कि कोई इन्होंने ऑब्जर्वेटरी लॉन्च कर दी हो और इंडिया थर्ड पे हो, मतलब यूएस रशिया के बाद जस्ट इंडिया हो। ऐसा एक्सेप्शनल केसेस में है, बट रेयरली ही देखा गया है। तो हमें इस ये आना चाहिए और सेकंड आना चाहिए कि 2000 के बी सैटेलाइट। तो basically it was launched by PSLV, and PSLV basically can't launch very heavy satellites, so they मतलब वो अप टू 1650 किलोमीटर तक तो सॉरी 1650 केजी के अप टू वो लॉन्च कर पाती है, बट उसके ऊपर वो 2000 केजी की सैटेलाइट प्लेस करना इज डिफिकल्ट फॉर देम। सो ये लॉजिक थे। और इसमें बेसिक अब ये तो क्वेश्चन आ चुके हैं, बट इसमें अब इसको इसके बारे में पढ़ना इट इज़ नॉट दैट अभी इम्पोर्टेंट। बट इसका एक राइट साइड में ना मैंने इसका मिलता जुलता क्वेश्चन एक किया है, उसको भी देख लेते हैं। हाँ मतलब ऑल्दो एस्ट्रोसैट जो ये कंसेप्ट है ये इम्पोर्टेंट है हो जाता है। हाँ, तो इसमें ये IRNSS पे क्वेश्चन था, इसमें भी सेकंड स्टेटमेंट में भी सेम लॉजिक उन्होंने यूज किया है कि IRNSS कवर्स इंटायर इंडिया एंड अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स। सो उसमें भी एक ऐसी न्यूमेरिक दिया हुआ था 2000 kg, जो कि गलत था, और इसमें भी 550 स्क्वायर किलोमीटर दे रखा था, और क्योंकि स्क्वायर किलोमीटर मीन्स एरिया, तो ये बहुत अराउंड 350 रेडियस और कुछ 350 डायमीटर कुछ था कि जो बहुत कम है। मतलब तो ये लॉजिक ऐसे साइंस टेक्स्ट में स्पेस वाले क्वेश्चंस में यूज मतलब यूपीएससी यूज करती है टू एलिमिनेट दैट ऑप्शन। और इसमें ये मैंने फोटो है इसमें, ऑल्दो ये स्पेस वाली, इसमें सैटेलाइट्स ये सारी विकिपीडिया का लिंक भी है ऊपर, इसमें सारा ना डिटेल में सारी जो भी ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स है बाई नासा, यूरोपियन यूनियन, वो भी दे रखी है, और फोटो में सब कुछ है कि पोलर अर्थ ऑर्बिट में कौन सी है। वैसी एक हाई एलिप्टिकल अर्थ ऑर्बिट में टेस्ट करके एक है, वो टेस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो हम शायद करंट अफेयर्स में पढ़ ही लेंगे, TESS। ठीक है, तो ये तो इसमें इतना कुछ नहीं है। हाँ, अब इसमें किसी को कुछ ऐड करना है? आई थिंक डिफेंस और स्पेस सेक्टर से काफी टाइम से सवाल पूछा नहीं गया है, तो प्रॉब्लम में भी इस बार कुछ पूछ ले तो देख लेना। इसरो पे क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इसरो पे की कोई उस पे। ऑल्सो वो कमर्शियल आर्म और वो सब चीजें सेपरेट हुई है, तो वो भी पूछा हाँ, नहीं अब तक। अगर कोई स्पेस और डिफेंस पे लाइक कॉम्प्रिहेंसिवली कहीं आपने लाइक सर्च करते वक्त कॉम्प्रिहेंसिवली कुछ दिख गया तो उसका लिंक डाल देना यार। कॉम्प्रिहेंसिव तो आई थिंक यार पीटी में ही मिलेगा, अदरवाइज ऐसे एक एक इंडिविजुअल टॉपिक के पीछे जाना वो भी वेस्ट ऑफ टाइम, हमें पता भी नहीं रहेगा and है भी राइट बहुत राइट। कुछ उसमें। तो इधर यू कैन रेफर टू ये इंडिया ईयरबुक आता है, उसमें से देख सकते हो हाँ कि हाँ क्या क्या हाँ, नया इनोवेशन हुआ है। बाकी तो आई थिंक पीटी में रहेगा ही, ठीक वो है। ठीक रहेगा। थैंक यू। राइट।
अब ना क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं, वो इससे रिलेटेड ही है, तो एक बार वो भी उस पे पहले पहुंचते हैं। वो थोड़ा इन्हीं लॉजिक पे मंगलयान पे ही है, तो वो 66 पे एक बार आना। ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मंगलयान लॉन्च बाय इसरो इज आल्सो कॉल्ड द मार्स ऑर्बिटर मिशन, made India the second country to have a spacecraft orbit the Mars after USA. It made India the only country to be successful in making its space orbit the Mars in its very first attempt. So इसमें भी सेम लॉजिक था, मतलब 2016 में दो ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें सेम लॉजिक लगना था कि मतलब कि दैट मेड इंडिया द सेकंड कंट्री टू हैव अ स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स आफ्टर यूएसए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा यूएसए, रशिया और थर्ड को इंडिया बोला था, और इसमें भी इन्होंने यूएसए के बाद इंडिया कर दिया। बट अगर हम देखें एक्चुअल में कि इट इज बेसिकली नासा, सोवियत यूनियन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसके बाद आता है इसरो। सो इसमें भी सेम लॉजिक के साथ सेकेंड ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर आ सकता था। बट हाँ, नहीं, थर्ड बट स्टेटमेंट, थर्ड है ना सर, हाँ हाँ थर्ड सही है। तो एक्सट्रीम में फिर भी सही है ना, बट वो सबको हाँ हाँ पता ये ही वाली। न्यूज में था ना, बट पता ही रहता है यार, ये तो सबको पता ही था कि हम्म। हमने रिपोर्ट में है। हाँ मतलब अगर हम ये थीम एक यूपीएससी का देखें तो वो ये है कि अगर वो ऐसी स्टेटमेंट बनाए कि इंडिया इज द सेकंड कंट्री या आफ्टर यूएसए या फिर फर्स्ट, मतलब इस टाइप से, तो म, शायद वो जनरली गलत हो सकती है स्टेटमेंट। अब अगेन वो यूपीएससी आजकल ये ट्रेंड है कि वो ऐसी ही स्टेटमेंट बनाएगा जिसमें बहुत एक्सट्रीम हो और वो ट्रू हो, तो वो बात भी है कि वो ऐसी चीज़ों को काउंटर करने के लिए ढूंढ ही ऐसे फैक्टर है जो थोड़े यूनिक हो। और इसका जो सोल्यूशन है वो हमें पता ही है कि MOM 2014 में लॉन्च हुआ, इसके सिग्निफिकेंट क्या था। हाँ, इसमें 2007 में भी सेम थीम पे क्वेश्चन आया कि उसमें सेकंड स्टेटमेंट थी इंडिया आफ्टर after USA, Russia and China, India is the only country to have acquired the capability for the use of cryogenic stage in rocketry. So सेम कंसेप्ट पे यूज हुआ, मतलब 10 इयर्स बाद, मतलब 2007 के बाद 2016 में भी सेम लॉजिक के साथ ये स्टेटमेंट गलत हो रही थी कि ये इसमें भी सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो और फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट भी न्यूज में था क्योंकि वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी 2005-6 में कि हमने ये किया था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही था। और इसमें मंगलयान में भी थर्ड स्टेटमेंट वाज वेरी मच इन न्यूज कि मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल। तो यूपीएससी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अ, देखता है, और मतलब स्टूडेंट से भी ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से उसको उसका एनालिसिस करते हैं और स्टेटमेंट वैसी फॉर्म होती है। तो इसमें किसी को कुछ ऐड करना है? I guess. मुझे लग रहा है कि इसका जो सेकंड वाला है ना, हार्ड लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग, उस पे बन सकता है सवाल। और सिर्फ इसका ही मिशन नहीं है, नासा की भी कई इंपॉर्टेंट मिशन है, आर्टेमिस वगैरह वगैरह, तो उससे भी सवाल बन सकता है। आर्टेमिस हो गया, या फिर अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप भी लॉन्च हुआ है, तो वो भी एक लैंडमार्क वो है प्लस एक और फीट है। लैंडमार्क चीज हुई है कि मार्स में ऑक्सीजन को बनाया गया है, मॉक्सी एक वो है मशीन टाइप उस पे लगा हुआ है, जो वहाँ पे लैंडर है मार्स पे, उस पे उसमें यूज करा है उसको टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट और मेजर लैंडमार्क वो हुई है, उस अचीवमेंट हुई है रोवर का कि नाम क्या है? क्यूरोसिटी। नहीं, परसीवरेंस। हाँ हाँ हाँ, परसेवरेंस। ठीक है, तो देख लेना, तो इम्पोर्टेंट न्यूज काफी सारी है, बट देख लेना। अब 63 क्वेश्चन है ये, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया पे है कि द टर्म अरा घटा रेफर्स टू। सो इसका आंसर है कि वाटर व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड। सो बेसिकली it is a Persian something था ये। The Aragata originates from the blend of the word Ara, which means dog, and Gata means pot. So
लिफ्टिंग, ये व्हील की फोटो मैंने डालना भूल गया, बट ये एक इम्पोर्टेंट थीम है इकोनॉमिक हिस्ट्री, मतलब एंशिएंट और मेडिवल की, कि ये अच्छे से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए कि इकोनॉमिक सेंस में मौर्यन, गुप्ता, एंशिएंट में हड़प्पा के एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यूज ऑफ एक्स वाई जेड, इंडो ग्रीक्स क्या क्या लाए अपने साथ, तो वो सब एक इम्पोर्टेंट थीम हो जाता है। तो इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया एक्स्ट्रा, किसी को ऐड करना है? आई थिंक टर्म शायद था ना ये, एनसीईआरटी वगैरह में था क्या, अग्रहटा? कहीं से उठा के किसी रैंडम भी। हाँ 11th वाले में है, 11th वाले जो मेटावर्स में है। ठीक अच्छा, है। बॉन्डेड लेबर है जो स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं ना गुप्ता ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं ना, कुछ ऐसा। फोर्स्ड लेबर, बॉन्ड लेबर। हम्म। ठीक है। तो उस पर भी शायद नेक्स्ट। क्वेश्चन आ गया है ना, बॉन्डेड लेबर वाले पे ही। हाँ अ, सर, उस पर भी हाँ वो अगर मैंने यहाँ किसी ने पे। ऑप्शन भी गूगल किया होता ना थोड़ा कि बॉन्डेड लेबर क्या बोलते थे, तो हाँ हाँ हाँ। मिल जाता कुछ ना उसको कुछ। क्या बोलते थे बॉन्डेड लेबर को? विष्टी वेस्ट। बोलते थे ना। हाँ वेस्ट। इष्टि या बेटी? आई थिंक वो सिस्टम का नाम था, जो प्रैक्टिस हो रही थी उसका नाम था वो। अच्छा, ठीक है। इनफैक्ट 2020 में भी एक क्वेश्चन था, अ, कुछ वो मैं भूल रहा हूँ कि वो 3 पेरेंट बेबी से रिलेटेड था, माइक्रोकॉन्ड्रियल डिसीजेस से रिलेटेड एक ऑप्शन था 2020 के पेपर में, डी ऑप्शन में माइक्रोकॉन्ड्रियल डिसीजेस, और 21 में माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस के ऊपर 3 पेरेंट बेबी पे क्वेश्चन आ गया था। तो इट वाज वेरी, मतलब कि हर 2-3 साल में के जो भी ऑप्शंस होते हैं वो सबको पता ही होना चाहिए कि क्या इसका वो है जो नेक्स्ट ईयर कभी भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो शर्मना, परिवराज, अग्रहारिका, मागध। तो अब ठीक है, इसमें जिसको आता है वो आता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो दूसरे टर्म्स हम मैंने लिखे हैं इसके मीनिंग। श्रमणा मीन्स स्पीकर, who one who performs acts of austerity, ascetic. Agraharika means one who probably looked after the lands given in charity. Parivarajika literally means one who roams about all round the place. तो ये गुप्ता पीरियड में के टाइम की टर्म्स हैं, तो इसको हमें याद रखना चाहिए, मतलब बिकॉज कभी भी ये कैसे भी पूछा जा सकता है। हाँ, और ये जो ए और बी ऑप्शन है ना, जो ये हम्म। एक में मुझे लिखा हुआ, ये 20 वाले पेपर में ये लोग डिटेल से पूछे थे, मतलब 3 स्टेटमेंट दिए थे। श्रामना का मतलब ये हम्म। होता है, इसका मतलब ये होता है, तो दे रिपीटेड दिस सेम ऑप्शन। यहाँ पे देखते जाते तो वो वाला सवाल ठीक हो सकता था, मतलब। तो वही है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लाइटली ले लेते हैं कि स्किप कर देते हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर। हम्म सो इसमें किसी को कुछ और ऐड करना है? हम्म ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन था इन्वायरमेंट का, कि recently for the first time in our country which of the following state has declared a particular butterfly as state butterfly. So ये न्यूज में ही था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। आंसर वाज महाराष्ट्र। तो द ब्लू मॉर्मन इज अ लार्ज swallow-tailed butterfly found primarily in Sri Lanka and India, mainly restricted to the western Ghats of Maharashtra, South India, and coastal belts. It may occasionally be spotted in the Maharashtrian mainland between Vidarbha and western Maharashtra. It is reportedly the second largest butterfly found in India, just smaller than the southern birdwing. So ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, बट अभी भी न्यूज में है। द हिंदू में आर्टिकल आया था कि राइट साइड में ना, कि केसरे हिंद इज अरुणाचल स्टेट बटरफ्लाई। सो ये हिंदू में इसी शायद नवंबर में आर्टिकल आया था।
तो ये भी एक बार देख लेना। बट हाँ, केसरे हिंद इज अ नेम ऑफ बटरफ्लाई। और सिक्किम में भी योंगू करके एक लैंड ऑफ बटरफ्लाईज है, तो इसमें देख लेना। मतलब केरला साइड भी काफ़ी बटरफ्लाईज, एक सर्वे हुआ था केरला की कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो उस पे भी मतलब अब जैसे थोड़ा बस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, थोड़ा नेम्स वेम्स की, और रीजन वाइज पता होना चाहिए। तो इसमें किसी को कुछ ऐड करना? हाँ, ये जैसे ये फर्स्ट टाइम कुछ हुआ था ना, तो लाइकन पार्क आजकल बन रहे हैं ना, तो पहला ये यूके वगैरह में चल हम्म। रहा है, तो वो ऐसा देख लो, कुछ पूछ सकता है तो लाइकन वगैरह। मुंशियारी में, उत्तराखंड में है। और वो भी उसके बारे में, लाइकिन के बारे में तो क्वेश्चंस आती रहती हैं कि इस बार भी आया था, मतलब ऑप्शंस में आते हैं, और वैसे भी क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टीज बायो इंडिकेटर है और वो सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूके में वो जो अभी नवीन बता रहे थे ना, वो तो शायद फर्स्ट टाइम इन द कंट्री हुआ है, और कुछ 1 या 1.5 किलोमीटर का पूरा वो पैच है, कंटिन्यूअस लाइकेन है उसमें। तो प्लेस याद नहीं, बट इम्पोर्टेंट है, वो देख लेना एक बार। नेक्स्ट। हाँ हाँ। हम्म, अ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत इन 1907? तो ये बहुत 2016-17 में ऐसे क्वेश्चंस, मतलब अब ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो बात ही क्या। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर सबको पता ही है कि अ, एक वो स्प्लिट जो हुआ था वो बेसिकली मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में हुआ था। और बस इतना है। और ये पता होना चाहिए कि एक्सट्रीमिस्ट वर लेड बाय लोकमान्य तिलक, लाजपत राय, सी अरबिंदो, एंड द मॉडरेट्स वर लेड बाय गोपाल कृष्ण सॉरी गोखले, फिरोज शाह मेहता एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो हमें ये भी पता है कि दे गॉट रीयूनाइटेड इन लखनऊ सेशन 1916। सो मैंने थोड़ा सा ये इन्फो ऐड कर रखा है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इन टू इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो। सो हमें ये बताना चाहिए कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इंट्रोड्यूस a system of communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorate। ये हमें पता ही है। Under this, the Muslim members were to be elected only by Muslim voters, and ये इम्पोर्टेंट है कि लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो हमें पता ही है कि हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में हर दूसरे साल या हर साल ये एक्ट्स पे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे 1919 हो, 1935 हो, या 1909 हो, और यहाँ पे काउंसिल एक्ट हो, दूसरी वो एक्ट हो। तो ये बहुत अच्छे से करके जाना ही चाहिए। लक्ष्मीकांत में फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से दे ही रखा है। तो ठीक है, ये वाले क्वेश्चन इजी था। तो इसमें किसी को कुछ ऐड करना है? इस जो INC 1907 का जो सेशन था, इसको हेड कौन कर रहे थे? अंबिका मजुमदार। मजुमदार 16 का है ना? गलत है यार। 16 वाले में नहीं थे वो मजुमदार। हाँ, AC मजुमदार 16 में थे। दो लोगों ने इसमें एक साथ कैसे गलत किया इसको? अच्छा, आप 07 का पूछ रहे हो क्या, स्प्लिट का? अच्छा, हाँ सर। मतलब मर्जर का पूछ रहे हो। सॉरी। दादा भाई नौरोजी। कौन था 7? नहीं, इसमें थे रास बिहारी बोस। वो रास बिहारी बोस, वो बम वाले से कंफ्यूज मत हो जाना, जो आई ने बनाया था, मतलब INA की कमान संभाल रहे थे उधर जाके। तो वो एक्चुअली लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंकते हैं, लेकिन वो बम एज यूजुअल कभी ये निशाने पे लगता नहीं था, जितने भी रेवोल्यूशनरी से इनका निशाना। तो वो चूक गए थे, एंड फिर वो यहाँ से भागकर जापान चले गए थे, एंड वहां से फिर वो पूरा जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसको संभाला था मोहन सिंह से लेके। एंड जब सुभाष चंद्र बोस पहुंचे थे वहां पर जापान में, तब उनको कमान संभाली थी। तो वो उनका टाइमलाइन था। ठीक है, तो बोस हैं रेवोल्यूशनरी, और ये घोष है, तो ये मॉडरेट ही थे। ठीक है, राइट। तो मतलब 2016, 17, 18 तक हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते थे। तो ये भी एक उसमें से ही है
plan for Sir Stafford Cripps in SARS that after the Second World War, the options है India should be granted complete independence, India should be partitioned into two before granting independence, India should be made a republic with the condition that she will join the Commonwealth, और India should be given Dominion status. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. तो इसमें ऑप्शन ए और सी तो कम्प्लीटली हम एलिमिनेट कर सकते थे, बिकॉज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तो बात ही नहीं हो रही थी तब, और रिपब्लिक की भी बात नहीं हो रही थी. तो पार्टीशन की बात तो बाद में हुई है, तो हम बी को भी रिजेक्ट कर सकते हैं. और डोमिनियन स्टेटस तो डे वन से ब्रिटिशर्स बोली, डे वन से नहीं, मतलब उनका हो गया था कि चलो डोमिनियन स्टेटस दे देंगे. और तो ऑप्शन डी है. तो इसमें इसके बारे में जस्ट लिखा हुआ है. इसमें Cripps mission was sent to India under the presidentship of Stafford Cripps in 1942. The intention was to get Indian support for Britishers. ये पता ही है. An Indian dominion that will be free to decide its relation with the Commonwealth and United Nations. The Constituent Assembly will to be convened to frame a new constitution. Any province not willing to join the union could have a separate constitution and form a separate state. वो होना चाहिए था यहाँ पे. Other points in the proposal were acceptance of Indian Constitution by British government. क्योंकि ये सब बातें हमें पता नहीं और हम पढ़ते भी नहीं. तो इसमें किसी को कुछ ऐड करना? अच्छा, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना कि पार्टीशन होना चाहिए, ये कब मेंशन किया इन्होंने पहली बार? माउंटबेटन प्लान में है क्या? हाँ, पहली बार माउंटबेटन प्लान में. ये लोग एंड में जाके जब हो गया ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी मेंशन किए. फिर प्लान के बाद आपको पता होगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसमें तो अच्छे डिटेल से दिए हैं. तो पहली बार माउंटबेटन. बट ये पार्टीशन का ब्लूप्रिंट किस प्लान में था? 44 वाला. जब किस प्लान को बोला था? हाँ, 44 वाला है ना, क्या नाम है, नाम नहीं पता मुझे. 44 वाला कोई प्लान नहीं है ना सर. 45 वाला है वेवल प्लान. हाँ, बट वेवल प्लान. बट नहीं, इसका आंसर क्रिप्स मिशन ही है. पार्टीशन का ब्लूप्रिंट क्रिप्स मिशन में ही था. उसमें बोला गया था ना कि कोई भी प्रोविंस को एक राइट दिया जाएगा टू कम आउट ऑफ द समथिंग. सर फिर ये मतलब क्या, ये आप इन्फ्लुएंस निकाल रहे हो? ऐसे तो 1909 वाले एक्ट में भी बोल दिया था नहीं मुस्लिम को. इन्फ्लुएंस नहीं सर, मेरा स्टेटमेंट नहीं है ये. बकायदा मेंशन है स्पेक्ट्रम में, या हाँ स्पेक्ट्रम में ही मेंशन है कि पार्टीशन का ब्लूप्रिंट क्रिप्स मिशन को बोला जाता है. हेलो. हाँ ठीक है सर, ठीक है. अच्छा, कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन 69. इसमें ये वाला क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है ना कि ये एक हमें फ्यूचर के लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट इंसाइट देता है कि हाउ टू मतलब अप्रोच मैप और कैसे हम क्या पढ़ना चाहिए, किस डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए. तो ये बहुत सॉलिड अच्छा क्वेश्चन है कि हमें आगे किस तरीके से पढ़ना चाहिए मैप्स को. और वो तो इसमें फेमस प्लेसेस रीजन के बारे में है कि बोध गया, बागेरखंड, खजुराहो, बुंदेलखंड, शिरडी, विदर्भा, नासिक, मालवा, तिरुपति, रियालसीमा. तो हम ये रीजन सबको पता है, ये रीजन का नाम सबने सुना है, बट कई बार एग्जाम में हम उसको अपने माइंड में इमेजिन नहीं कर पाते कि इसमें कौन सा रीजन आ सकता है. तो इसमें हमें दो चीज़ों पे वर्क करना है कि एक तो हम वहाँ पे ड्रॉ कर सके रीजन ये सारे, और उसमें हम लोकेट कर सकते हैं इंडिया का मैप बना के कि ये कहाँ पड़ सकती हैं चीज़ें. तो ये वो वाला टाइप का क्वेश्चन था कि आप ये फर्स्ट टाइम ही पढ़ोगे एग्जाम में और वहीं पे सॉल्व करोगे मैप बनाकर. तो अगर हम इसकी फोटोज देखें तो फर्स्ट हम महाराष्ट्र से शुरू करते हैं, थोड़ा राइट में. तो हाँ, ये जो ऊपर है इमेज राइट वाली, हाँ, इसमें 4-5 रीजन्स हैं. तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए. जैसे नॉर्दर्न साइड में है खानदेश, ईस्टर्न में है विदर्भा, मराठवाड़ा, वेस्टर्न महाराष्ट्र और कोंकण.
कोंकण आ गया सी साइड पे, वेस्ट साइड पे। सो इसमें ऑप्शन है शिरडी। तो शिरडी का क्या है कि शिरडी विदर्भा में नहीं है। हमें ये पता होगा कि विदर्भा, हमें अगर हम इमेजिन कर लेते कि विदर्भा ईस्ट में पड़ता है महाराष्ट्र के, और शिरडी पड़ता है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेस्टर्न महाराष्ट्र में शायद। तो हम करेक्ट, कर लेते हैं। एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि मतलब पुणे के आसपास या मुंबई के आसपास होगा। गोवा साइड मुंबई की तो तरफ, विदर्भ। मतलब गोवा की डायरेक्शन में, थोड़ा साउथ में करेक्ट, आता है। एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली। हाँ, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हमें सीख देते हैं कि फ्यूचर में बहुत सॉलिड तरीके से रीजन्स का तो पता ही होना चाहिए। और रिलेटिव पोजीशनिंग, यूपीएससी हमेशा इन्वायरमेंट हो गई, रिवर्स हो गई, नेशनल पार्क हो गई, इसमें रिलेटिव पोजीशंस की नॉलेज से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करा जा सकते हैं। तो उसका एक ये भी एग्जांपल था। तो ये शिरडी हो गया। अब इसके नीचे आता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भी रीजन्स के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। बुंदेलखंड और बागेलखंड में, जिसको शायद रिवाइज ना हो तो वो कंफ्यूज हो सकता है कि बुंदेलखंड ऊपर है या बागेलखंड नीचे है। तो ये इट इज़ नॉर्मल। तो ये भी थोड़ा प्रैक्टिस और रिवीजन की ज़रूरत होती है। एक है, सबसे ऊपर आता है सेंट्रल इंडिया, उसके नीचे आता है मालवा प्लेट्यू, उसके ईस्ट साइड में आता है रीवा प्लेट्यू, और सेंट्रल इंडिया के राइट साइड में आता है, ईस्टर्न साइड में, बुंदेलखंड। मालवा प्लेट्यू के नीचे नर्मदा, सोन घाटी और सतपुरा महाकाल रेंज उससे नीचे, और बागेलखंड यहाँ पे आता है सब बिल्कुल साउथ ईस्ट में। तो क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजिंग था कि बोध गया, हाँ बोध गया वाला कंफ्यूजिंग नहीं था, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि बोध गया इज इन, ये मैप में देख सकते हैं, पटना के जस्ट नीचे है बोध गया। और बागेलखंड और बुंदेलखंड महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की ईस्टर्न पार्ट पे है। तो अगर हम देखा जाए तो एक जो डिस्टेंस मैंने वो कर रखा है कि बागपत से और खजुराहो और बोधगया में काफ़ी डिफरेंस है। तो बोधगया तो बागेलखंड में क्या कहते हैं, हो ही नहीं सकता। तो हम इससे एलिमिनेट कर सकते थे। तो बोधगया बिल्कुल पटना बिहार पे है, और खजुराहो इज इन, क्या कहते हैं, बुंदेलखंड रीजन। ये क्योंकि हमें ये भी आइडिया हो गया देखकर कि मध्य प्रदेश का नॉर्थ साइड में बुंदेलखंड है, और खजुराहो भी मध्य प्रदेश की नॉर्थ साउथ साइड में है। तो इससे हम ऑप्शन सेकंड, जो सेकंड है खजुराहो और बुंदेलखंड, उसको हम सही मार्क कर सकते थे। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन, मतलब पता होना चाहिए मैप इंडिया का, और वो भी इतनी डेप्थ में, और खासकर ऐसी इंपॉर्टेंट एक्चुअली प्लेसेस में। नासिक मालवा प्लेट्यू नहीं है, पता होता तो पूरा मतलब आंसर पे आ जाते। हाँ, वही देख के वही लग रहा है मुझे पहली बार। हम्म। मतलब सबसे इजी हाँ यही वो है। तो है ही। हम्म। हाँ ये तो फिर तो तभी टफ क्वेश्चन बनाया था कि ऑप्शन इजी कर दिए थे उन्होंने। ऐसे ना, मतलब ये एरियाज अब तो नहीं एग्जिस्टेंस में, पुराने टाइम में एग्जिस्टेंस में हुआ करते थे। तो जैसे हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे गुजरात का भी एरिया होता है, गुजरात में एक कच्छ रीजन हो गया तो कच्छ पता है कि ऊपर वाला लिम्ब है, बट एक काठियावाड़ रीजन भी हो जाता है, उसको काठियावाड़ नाम से भी जानते हैं, सौराष्ट्र रीजन से भी जानते हैं। तो बड़े इस टाइप के जो हिस्टोरिकल टर्म्स है ना, ज्योग्राफी के, ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो पता होने चाहिए। या ये तेलंगाना, प्लस तेलंगाना। मैं ये वही कंटिन्यू कर रहा था कि ये बागेलखंड बुंदेलखंड तो इनफैक्ट अभी भी यूज होते हैं टर्म्स। मतलब अगर ज्योग्राफी में ऐसे हम्म, डिवीजन करो फिजिकल में, तो ये वाले टर्म्स यूज अभी भी होते हैं। विदर्भा इनफैक्ट न्यूज में रहता ही है, बिकॉज ऑफ वो फार्मर्स की सोसाइटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मालवा रीजन। और तेलंगाना वो, और ये वाला तो न्यूज़ में रही है। तो मैं ये फटाफट, रायलसीमा जो है ना, सॉरी, कौन मोहित, नहीं कंटिन्यू। मैं बस मतलब याद रखने के लिए वो see this Rayalaseema, it is named after the area which was ruled by कृष्ण देवराय, इसीलिए रायलसीमा कहते रायलसीमा इज कोस्टल आंध्रा। हैं। हाँ, नहीं नहीं, रायलसीमा सॉरी।
नहीं अंदर कोस्टल वाला आंध्रा पार्ट है। इज कोस्टल आंध्रा, हाँ जो हाँ। कोस्टल है। तो ये रायलसीमा ये टच करता है कर्नाटका को, तो अंदर इसलिए हाँ। हाँ संजय, यू सेइंग समथिंग? नहीं, बस इतना ही कह रहा था। हाँ तो इसी के नीचे देखोगे ना फोटो, मैंने इम्पोर्टेंट टेम्पल्स की डाली है आंध्र प्रदेश के। तो बिल्कुल ही तमिलनाडु के जस्ट ऊपर तिरुपति टेम्पल है। तो ये हमें ऐसे थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन भी हो जाएगा। तो तिरुपति टेम्पल बिकॉज ये आगे रियाल सीमा में, कोस्टल आंध्रा में भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा रियाल सीमा वाले पोर्शन में। और इस टाइप से हम थोड़ा बहुत जो भी इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं या वो है तो हम ऐसे कर सकते हैं आगे फ्यूचर के लिए। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। तिरुपति के आसपास एक इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट भी है, तो बता सकते हो तिरुपति के आसपास? हाँ, तो बोला क्या? नल्लमला। हाँ, नल्लामल्ला फॉरेस्ट, राइट। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी आई थिंक आजू बाजू है ना इसके? श्रीशैलम यहाँ ऊपर ऊपर, राइट हाँ साइड थोड़ा। हाँ यहाँ है थोड़ा। हाँ, और ऊपर 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 महानंदी के ऊपर है ना। वो बॉर्डर के हाँ, ये उसमें श्रीशैलम है ना डिवाइड यहाँ हुआ पे। था। हाँ, ये श्रीशैलम। वो श्रीशैलम है। श्रीशैलम इज डिफरेंट फ्रॉम श्रीकालाहस्ती। वो जो तिरुपति के पास है वो श्रीकालाहस्ती है। वो श्रीकालाहस्ती तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है क्या? आई डोंट थिंक सो। श्रीशैलम में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तेलंगाना और आंध्रा के बॉर्डर में है। कट गया ये तो। टाइगर रिजर्व, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व हम पढ़ते हैं ना, एक ऑप्शन भी आया था। ये That is in Bonder. बायोलॉजिकल लिंक बोलते हैं ना इसको, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट में, ये वही वाला है ना श्रीशैलम वाला, या अलग है? नहीं, ये थोड़ी है। ईस्ट और नहीं, ईस्ट और वेस्टर्न घाट से हम मिलते ही नहीं है। वो आंध्रा नीचे वाला है सत्यमंगलम है क्या? सत्यमंगलम, करेक्ट। ठीक है। और आई थिंक और तो क्या इम्पोर्टेंट है? कोई नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। तो ये क्वेश्चन है पॉलिटी का, मेजोरिटीज का क्वेश्चन है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम in the state list in the national interest if a resolution to that effect is passed by the। so ये सेंटर स्टेट रिलेशन में भी वो आता है कि पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ ऑन स्टेट लिस्ट प्रोवाइडेड राज्यसभा बाय स्पेशल by majority of not less than 2/3 of its members present and voting passes a resolution। so इसमें ऑप्शन ए और सी इजीली एलिमिनेट हो सकते थे कि उसमें सिंपल मेजोरिटी था, और ये सिंपल मेजोरिटी से नहीं है, तो हम इन दोनों को तो एटलीस्ट वो कर सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि राज्यसभा का ये रोल है बिकॉज दे कैन मतलब पास अ रेजोल्यूशन इन फॉर इन मतलब नेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो बी इससे एलिमिनेट हो जाता। तो ये भी इजी था, मतलब हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन काफ़ी हद तक इजी आते थे 2018 से पहले। मतलब 2021 में मॉडर्न हिस्ट्री उन्होंने काफ़ी अच्छे से टफ करी है, बट ठीक है। किसी को कुछ ऐड करना था इसमें, इस क्वेश्चन में? अच्छा, 5 कंडीशन बता दो जहाँ पे यूनियन वाले स्टेट के उसमें टांग घुसाते हैं अपना। 5 कंडीशन है ना? ये क्या हो गया 249 आर्टिकल ये वाला, फिर 352 हो गया, देन व्हेन वन मतलब 2 स्टेट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लाके लॉ बनाओ, वो हो गया। और एक आई थिंक इंटरनेशनल कन्वेंशंस को इफेक्ट देना हो तो वो 5वां। हाँ ठीक है। इसमें इमरजेंसी का भी है क्या, कुछ इमरजेंसी के केस में? हाँ वही ऑल्सो एक और चीज है यहाँ पे जो मेजोरिटी लगती है ना वो नॉट लेस देन 2/3 है, करेक्ट? वैसी एक मेजोरिटी एक और जगह पे लगती है प्रेसिडेंट के टर्म्स में। थोड़ा हिंट दे देता हूँ, याद है किसी को? इम्पीचमेंट में
हाँ, इम्पीचमेंट में 2/3 होता है। बट सर आर्टिकल वो डिफरेंट है मेरे हिसाब से, वो 2/3 ऑफ ऑल मेंबर लिखा हुआ है ना, टोटल मेंबरशिप मतलब हम्म राज्यसभा लोकसभा दोनों मिला के 2/3। मतलब सबसे इतने हाँ, सबसे सुप्रीम जो मेजोरिटी होती है वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में होती है, तो उसमें वो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है, यहाँ पे 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग है। यहाँ भी आई थिंक टोटल मेंबरशिप ही होता है यार। एक आई थिंक आई डोंट नो इफ लाइक मैं चेक करके बताऊंगी, लेकिन मुझे लगता है इम्पीचमेंट के टाइम में टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा टुगेदर, आई हाँ थिंक, जैसे नहीं, आई एम नॉट साढ़े टुगेदर पाँच कैसे सर, वो एक हाउस का होगा ना। हाउस का होगा। टुगेदर ठीक है, ठीक तो है, नहीं ना, टोटल इम्पीचमेंट तो स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अच्छा। मतलब वही टोटल मेंबरशिप। करेक्ट, वही। अम, ठीक है, मोहित सर का इनिंग पार्ट हो गया फिर। नवीन सर, आपका है ना नेक्स्ट। हाँ लगा दो सर, लगा दो। 81 से है मेरा। ये लीजिए सर। ये ना तो बहुत फास्ट करते हैं ना यार। हम्म, करेक्ट फोन से नवीन सर, आपने सही बोला था। हम्म, 249 में वही होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है, तो इम्पीचमेंट में टोटल मेंबरशिप होता है। ये डिफरेंस है, सही था। हाँ तो ये पहला सवाल देखो यार, INDC से इंटेंडेड नेशनल डेवलपमेंट काउंट्री, उस टाइम में न्यूज़ में चल रहा था कि ये पेरिस वाला हुआ था ना, तो बट आजकल तो ये फ्लैट ही हो गया है। तो आंसर इसका बी है, प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर क्लाइमेट चेंज कॉम्बैट करने के लिए। तो मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिया है यहाँ पे। तो ये INDC वाला जो है ना, वो पेरिस में आपको बताइए, तो पोस्ट 2020 वाले में काम करेगा ये वॉलेंटरी होते हैं, नेशनल प्लेज लेते हैं हम लोग सब इसको, और रेगुलरली इनको रिपोर्ट करता रहता है, जैसे अभी इंडिया ने रिपोर्ट किया ना अपना, तो ये होता है। थोड़ा सा उस तरफ कर दो सर। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने जाके कुछ पंचामृत टाइप दिया था, तो मैंने इसको कंपाइल किया इधर। तो पहला देख लो कि हम 2030 तक 500 गीगावाट लगाएंगे नॉन फ्यूसल वाला, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, पहले अपना 40% होता था ना, अब हमने PM ने बढ़ा के 50% बोल दिया है कि हमारा 2030 तक 50% होगा रिन्यूएबल वाला सीन। अच्छा, थर्ड देखो, इंडिया विल रिड्यूस टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन 1 बिलियन फ्रॉम नाउ का मतलब उस टाइम से बोला हुआ इन्होंने, 2020 से 30 तक करेंगे। पहले क्या टारगेट था अपना रिड्यूस करने का, या नहीं था कुछ? पहले था 2.5 से 3 बिलियन टन जो है हम लोग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे। ओके, तो ये नया थोड़ा ऐड किया इन्होंने कि अब ना 2021 से लेके 30 तक कुछ ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। फिर फोर्थ देखो, बाय 2030 इंडिया विल रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी लेस देन 45 ऑफ इकोनॉमी। तो इसका भी कोई वो नहीं है, क्रिटिसिज्म यही है ना कि आपने कोई बेस ईयर नहीं डिसाइड किया कब से क्या करोगे उठा के, तो वही क्रिटिसिज्म है इसका। और पांचवा तो सबको बताइए यार, 2070 तक हम लोग नेट जीरो करेंगे। चाइना ने 2060 तक बोला है कंपेरेटिवली, याद रखना हो आपको। तो थोड़ा सा ऊपर कर दो सर। तो ये पेरिस के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स कॉपी किए यहाँ पे। तो पहला देख लो कि वेल बिलो 2 डिग्री करना है, लेकिन एंडेवर करेंगे 1.5 डिग्री तक करने का, ठीक है। ये बोल, एक और है इसमें फ्लैगशिप कि सेम लेवल जैसे ट्री और ये एब्जॉर्व कर सके ना, उतना ही एमिशन करेंगे हम। ये है सेकंड पॉइंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मेरे को। थर्ड बोला है, आल्सो मेंशन कंट्री नीड टू रिव्यू ईच कंट्री कंट्रीब्यूशन बाय कटिंग एमिशन। ये जो INDC वाला है ना, वही पॉइंट बोल रहा है थर्ड वाला। क्लाइमेट फाइनेंस, पता ही है आप लोगों को कि $100 बिलियन देंगे ये जो वेस्ट डेवलप्ड है उनको। अच्छा, क्लाइमेट जो पेरिस वाला है ना, बॉटम अप्रोच के लिए जाना जाता है ज़्यादा तक, उससे पहले वाले इतना नहीं करते थे, वो टॉप डाउन के लिए जाना जाता था, ये इसका डिफरेंस है। अच्छा, एग्रीमेंट इज, कुछ फॉर्म इसका बाइंडिंग है यार, कुछ बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। जैसे बाइंडिंग वाला पॉइंट लिखा है, रिपोर्ट लाइक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट वाइल लीविंग अदर एक्सपेक्ट नॉन बाइंडिंग वाला। तो ये देख लो, पेरिस वाला क्योटो से अलग क्या था। तो एक मेन डिफरेंस यही है कि क्योटो प्रोटोकॉल में डेवलप्ड के लिए टारगेट फिक्स था, हम लोगों के लिए डेवलपिंग के लिए टारगेट फिक्स नहीं था। मतलब हम ज्वाइन कर लेते लेकिन हमें ये नहीं था करना ही है।
तो पता है फिर ये वेस्टर्न वर्ल्ड को वो नहीं रास नहीं आया, तो इसलिए इन्होंने पेरिस के लिए मूव किया। इसमें कुछ ऐड करना हो किसी को बताओ, ये फ्लैट क्वेश्चन था। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट था ना पेरिस एग्रीमेंट वाला, संजय राइट में थोड़ा, तो उसमें बोला था ना कि 2% तक करना है, मतलब 1.5 इंटेंडेड है, बट आईपीसीसी के रिपोर्ट में आया था लास्ट ईयर कि ये तो 20 पहले ही करना पड़ेगा, मतलब दिस फार फ्रॉम दी ड्रीम्स, टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। करेक्ट। आईपीसीसी के 6 रिपोर्ट में था कि आईपीसीसी की हाँ, आईपीसीसी की भी रिपोर्ट था और यूएनईपी की एमिशन गैप रिपोर्ट भी, उसमें भी ये चीज को कनकर किया था कि नहीं कर पाएंगे चीज अगर अभी के जो कमिटमेंट है एटलीस्ट उनसे। तो करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चले क्या? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। तो ये फिर यार ये उस साल करंट अफेयर बहुत पूछा इन्होंने, तो उदय स्कीम के बारे में पूछ लिया कि उदय स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव वगैरह है। तो फ्लैट ही है, तो फाइनेंशियल टर्न अराउंड के लिए है अपने डिस्कॉम वगैरह, ठीक है। तो बाकी इसमें मुझे कुछ मिला नहीं कुछ, तो मैंने थोड़ा ये समझाने की कोशिश की है यहाँ पे कि डिस्कॉम लॉस में चल क्यों रही है, थोड़ा राइट कर दीजिए जरा। तो रीजन देख लो यार, इसमें ना एक होता है एटी एंड सी लॉसेज होते हैं, मतलब एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज। तो टेक्निकल लॉस देख रहा होगा आपने, दिख रहा होगा, मतलब जो ट्रांसमिशन में हम लोग करते हैं ना, यहाँ से वहां ले जाना, उसमें कुछ लॉस हो जाता है, तो वो 25% इन लोगों का। फिर कमर्शियल लॉस होता है, गाँव वगैरह में लोग मतलब बिल नहीं भरते हैं या फिर बिजली बिल की चोरी कर लेते हैं, तो वो 2 टाइप के इनको लॉस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस फिर ये 2 टर्म होती है, एक तो एसीएस होता है, एवरेज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द सप्लाई, और एक आपको कितना रिवेन्यू मिल रहा है उसको एआर बोल रहे थे, ठीक है। तो ये 25% तो इन लोगों का लॉस में चला गया, इनको जो भी प्रॉफिट होगा ना ये 75% से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए ये लोग लॉस में जाते हैं, क्योंकि जो रिवेन्यू होता है इनको अच्छा खासा मिल नहीं पाता और कॉस्ट इनका प्रोडक्शन का ज़्यादा है, और 25% लॉस भी हो रहा है। तो ये मेन वजह है इनका वो करने का। और टैरिफ बढ़ा नहीं पाते क्योंकि पॉलिटिकल रीजन है, आप लोगों को बताइए इंडिया में। तो इस वजह से जो एसीएस और एआर में गैप बढ़ जाता है और डिस्कॉम लॉस में चल रही है। तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा कुछ करते हैं इधर, थोड़ा सा राइट में कर दीजिए सर। तो इन्होंने फिर उदय को लॉन्च किया। तो उदय के फिर 3 पर्पस थे कि जो डिस्कॉम का लॉस चल रहा है ना 75% जितना भी उस टाइम डेट था, वो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ले लिया, और बाकी 25% के ये लोग बॉन्ड वॉन्ड निकाल दिए कि भाई ये डिस्कॉम वाले खुद सर्विस करेंगे उसको। ये करने के कंपैरिजन में स्टेट ने डिस्कॉम से मांगा कि आप अपने ये जो फालतू के लॉस है ना एटीसी वाले, इनको कम करो। तो कुछ टारगेट दिया इन लोगों को अचीव करने के लिए। थोड़ा सा नीचे कर दो सर। तो ये टारगेट वारगेट दिया हुआ इन लोगों को कि जो एसीएस और एआर में वो गैप भी करना है, गैप को कम करना है, और 80 एंड सी वाला जो लॉस है ना टेक्निकल और कमर्शियल लॉस, वो भी आपने कम करना है। तो फिर रिजल्ट देखो क्या है उस तरफ। तो यार ये इम्प्लीमेंट कर दिया था 15-16 में, तो ये 4-5 साल में कुछ कुछ खास हुआ नहीं इधर। तो जो अपना लॉस है ना एटीसी वाला, वो 19.5 है, और टारगेट इनको दिया गया था 15%। ने आपको 25 था ना, 25 तो इनको बोल दिया था आपने 15 करना है, मतलब ये लोग अचीव गए 19% ही। तो ये दिक्कत है इधर। तो जो एसीएस और एआर में जो गैप है ना, वो भी मतलब कि बना हुआ है भी ज़्यादा है, तो बहुत कम एलिमिनेट हो पाया वो भी। तो मिक्स प्रोग्रेस रहा, जैसे कुछ स्टेट में अच्छा किया है केरल वगैरह में, बाकी स्टेट में नहीं हुआ। तो इसको फिर गवर्नमेंट ने उदय 2.0 लॉन्च किया यहाँ पे। स्मार्ट मीटर वगैरह लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। ये मतलब इंटरनेट वगैरह यूज करेंगे, प्रोम पेमेंट होना चाहिए, कॉल वगैरह ज़्यादा एड्रेस करेंगे। तो अभी के टाइम में जो वर्किंग स्कीम है उदय 2.0, आप लोग स्मार्ट मीटर वगैरह पढ़ते हो ना, उदय 2.0 में है ये सब, ठीक है। अभी FRBM वाला भी कलम पढ़ रहे थे ना, रिलैक्सेशन दिया 2% का, तो उसमें से भी जो 0.25% के लिए को रिलैक्सेशन दिया गया था, वो इस कंडीशन में था कि आप पावर सेक्टर में रिफॉर्म करोगे। तो वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज को टारगेट करा था कि उदय स्कीम इफेक्टिवली वो प्रॉब्लम को एलिमिनेट नहीं कर पाया।
तो या तो वो भी ऐड कर सकते हो, या ऐसा भी कुछ पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। ओके सर, और किसी कुछ ऐड करना हो तो नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है, फिर ये मसाला बॉन्ड के रिगार्डिंग है यार। तो दो स्टेटमेंट है, उस टाइम में न्यूज़ में चल रहा था, आजकल भी चलता रहता है बट उस टाइम में ज़्यादा हुआ शायद। तो पहला बोल रहा है कि आईएफसी करता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन विच ऑफर दिस बॉन्ड, जो वर्ल्ड बैंक का आम है। हमें पता है वर्ल्ड बैंक का आम है, ठीक है ये वाला तो। और दूसरा है ये रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होता है, आर ए सोर्स ऑफ डेट्स फाइनेंसिंग फॉर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट प्लेयर्स। तो आंसर तो इसका फ्लैट ही है, मतलब पता है तो ठीक है, सी है इसका आंसर। तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया ये क्या होता है। तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट होता है यार लोकल करेंसी में, ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में आ जाता है। तो होता क्या है इसमें कि अपने किसी इंसान को मान लो यूएस से पैसा उठाना है, तो वो रुपये में उठाएगा, ताकि उसको जो करेंसी अपना डेप्रिसिएशन होता है ना, उससे उसको बचना होगा। मतलब कल को डॉलर वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, एप्रिशिएट हो गया, मतलब वो रुपये डेप्रिशिएट हो गया, तो उसको ज़्यादा देना पड़ेगा ना। तो इस लॉस से बचने के लिए हम लोग ये रिलीज कर देते हैं मसाला बॉन्ड टाइप, ताकि लोकल करेंसी में वहां से पैसे उठा लें। तो ये होता है जो इश्योर होता है उसको बेनिफिट होता है। सेकंड है द इशुएंस ऑफ रूबी डोमिनेंट बॉन्ड ट्रांसफर, रिस्क को ट्रांसफर कर देता है जो बोरो कर रहा है उसको। अच्छा फिर बेनिफिट देख लो अगले पेज पे। बेनिफिट क्या है, पहला वाला है चीफ कॉस्ट होता है इसमें। ये जनरल ट्रेंड है कि 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। करेंसी रिस्क जो हमने बात की है वो होगा। इन्वेस्टर को क्या मजा आ रहा है, उसको मजा वही आ रहा है कि एफआई में ना वो नहीं करना पड़ेगा, उसको रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा इंडिया, इसलिए वो अपना पैसा लगा देता है इधर। और मसाला बॉन्ड विल प्रोवाइड डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम रिलेटिवली शैलो डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट। तो ये एक बेनिफिट ये भी है। तो दो तीन और इम्पोर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है, मैंने डाल दिए लेकिन मुझे लगा नहीं एग्जाम में आएगा, बट देख लो फिर भी। इशू कौन कर सकता है मसाला बॉन्ड वगैरह, तो जो रिकॉग्नाइज होते हैं ना इन्वेस्टर वही कर सकते हैं। जैसे जो मसाला बॉन्ड कैन बी ओनली इशूड इन अ कंट्री एंड कैन ओनली बी सब्सक्राइब बाय रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री दैट इज मेंबर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये कंडीशन है, ठीक है। whose security market regulator is a signatory to इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कमीशन। तो ये कंडीशन है कि यही लोग मसाला वाले कर सकते हैं, एफएटीएफ के मेंबर हो और ये जो ऑर्गेनाइजेशन लिखी है यहाँ पे। और इनके कॉन्टेक्स्ट में आरबीआई ने भी कुछ डायरेक्शन दे रखी है, आपने मसाला बॉन्ड इशू कर दिया तो आप कहाँ इन्वेस्ट उसको कर सकते हो। तो सभी पर्पज के लिए कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है। फॉलोइंग कंडीशन है, रियल एस्टेट एक्टिविटीज अदर देन डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टाउनशिप, अफोर्डेबल हाउसिंग वगैरह इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट में कर सकते हो। अच्छा लास्ट है प्रोहिबिटेड एज पर द एफडीआई इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन, कुछ जो प्रोहिबिट किया। और परचेंज ऑफ लैंड में आप नहीं कर सकते, मतलब ये सब कंडीशन की छोड़ के बाकी आप हर जगह यूज कर सकते हैं इसको, मसाला बॉन्ड वाला, ठीक है। किसी को कोई और चीज ऐड करना था इसमें? ऑलराइट, इस पे चलते हैं। ये बस एक्सेप्शन थोड़े याद रखना, कैपिटल मार्केट वाले एंड ऑल। राइट, ठीक है। हाँ यार अगला देखो, फिर ये कृष्णन देवराव से है। तो यूपीएससी ने इसको 2-3 बार पूछा हुआ है, मेंस में ही पूछा 1-2 बार। तो बड़ा फेवरेट है यूपीएससी का ये वाला। तो फेवरेट है तो अच्छा ही काम करेगा ना। तो पहला है द टैक्स रेट ऑन द लैंड वाज फिक्स डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। तो ये ठीक ही है, ठीक है। प्राइवेट ओनर्स ऑफ द वर्कशॉप पेड एन इंडस्ट्रियल टैक्स। तो ये भी ठीक है यार, मतलब इनके दो टाइम में ये सब रहता था, तो दोनों ठीक है इधर। मतलब ये काफ़ी पॉजिटिव बंदा था, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ इन्होंने किया होगा। और यूपीएससी ने काफ़ी बार इसको पूछा है, तो जो भी लगे हाँ कर दो इसको। तो मैंने इसको थोड़ा पीएचडी की है इस पे। तो इनकी जो डायनेस्टी थी ना वो तुलुवा डायनेस्टी थी। टाइम पीरियड देख लो, 1509 से 1529 तक था। आंध्रा भोजा भी बोला जाता था इनको, किंग को। और विजयनगर वालों के ब्राह्मणी के साथ वार वार चलता रहता था, ये पता है आपको। इनका जो एम्पायर का एक्सटेंड देख लो, फ्रॉम द रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ टू रिवर कावेरी इन द साउथ। अरेबियन सी में भी
इन द वेस्ट और बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, ठीक है। पोर्तुगीज के साथ भी इनके थोड़े बहुत रिलेशन थे, ठीक है। तो जो ये किंग थे ना, ऑथर भी अच्छे थे, तो 2-3 बुक है और 2 टेम्पल बनवाए थे ना, मैंने लिखा है। पहला देख लो, मुक्ता मलियादा। हाँ, तेलुगु में, ये पॉलिटी पे थे सर इनकी बुक, ठीक है। तो इन्होंने पॉलिटी के बारे में बताया यहाँ पे। अगला देखो, जम्बावती कल्याणम, ये संस्कृत ड्रामा है, ये भी किंग ने ऑथर किया था। और 2 टेम्पल बनाए इन्होंने फेमस, हजारा वाला, हजारा रामा टेम्पल और विठल स्वामी टेम्पल। तो ये कौन इनकी कौन से हैं? लोकेशन इनकी लोकेशन कहाँ पे? हम्पी। हाँ, हम्पी में ही लग रही है मुझे तो, क्योंकि उसी रीजन में फेमस था। बाकी ठीक है, एक बार कंफर्म कर देना, मैं भी श्योर नहीं हूँ एग्जैक्टली कौन सा लोकेशन है। कोई गूगल कर लो बगल में, यहाँ पे लिख देते, इसको ऐड कर देते सर इधर ही। हाँ, कोई गूगल कर लो, तब तक आगे बढ़ जाता है ना। हम्पी में ही है ये। दोनों हम्पी में? विठल स्वामी टेम्पल इज इन हम्पी। एक मिनट, हजारा रामा भी। हम्पी में ही है, दोनों हम्पी में ही। एंड हम्पी इज ऑन रिवर। तुंगभद्रा ना? करेक्ट। तो ये भी सवाल PYQ पूछा हुआ है, मतलब कौन सा रिवर के ऊपर था, तो ऐसा भी करके पूछा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पे। हाँ, तो यार इनके कोर्ट में अष्टदिग्गज नाम के 8 एमिनेंट लोग रहते, जैसे अकबर के नवरत्न थे ना, तो मैंने 2 लिखे हैं, बाकी मुझे लगाने की इम्पोर्टेंट, आपको देखना है तो देख लेना। मैंने ये 2 किए इधर। तो ये पहला देख लो, आलासानी पेदानाना, इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी, मनु चित्तूरम, ठीक है। तो इनका कुछ, आजकल यूपीएससी ये पूछता है ना कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। कोई बर्थ स्टोरी है इनकी, मनु की, कोई ये 14th वाले मनु बोलते हैं इनको, वन ऑफ द 14th मनु करके है, तो देख लेना, थोड़ा डिटेल पढ़ना, तो मैंने एक लाइन ऐड कर दी यहाँ पे। तो सेकंड जो अष्टदिग्गज थे ना इनके कोर्ट के, नंदी थिम्मनाना, इन्होंने, हाँ यार, इन्होंने एक बुक लिखी थी, मैंने नाम डाल दिया है, तो उसमें पारिजाता अपहरणम है ये। पारिजाता अपहरणम मतलब एक स्टोरी है कृष्णा का, वेयर, हाँ सबको पता होगा, फ्लावर व्हेन ही गिव्स टू सत्यभामा। हाँ, रुक्मणी और कृष्णा के बारे में है ये लोग, तो रुक्मणी पहले इनके, हाँ ठीक है। तो एक और कर दो सर ऊपर थोड़ा। तो वुमेन की पोजीशन में मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला इधर, मैंने हाईलाइट किया हुआ, ओनली एम्पायर मेडिवल टाइम में जहाँ पे वुमेन एम्प्लॉयड थी स्टेट सर्विसेज में, तो याद रखना यार ये वाला, क्योंकि कृष्णा देवराय का वाला है ना एम्पायर, पूरा एम्पायर की बात कर रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा है विमेन स्टेटस के बारे में इन कृष्ण देवराय। आजकल यूपीएससी को एक्सट्रीम स्टेटमेंट ज्यादा बना रहे हैं ना, तो याद रखना इसी एम्पायर में हुआ था, वुमेन स्टेट सर्विस में एम्प्लॉय थी, ठीक है। तो वुमेन अगर स्टेट सर्विस में होते, रीमैरिज वगैरह अलाउ होगा, पोजीशन काफी हाई होगी, एक्टिव रोल होगा ना, पॉलिटिकल सोशल लिटरेसी हर जगह में, तो ये याद रखना ये वाला। और कुछ और लोग भी आए थे यहाँ पे, जो फॉरेन ट्रैवलर आते रहते हैं ना, अब फायान वगैरह तो सबको याद होता है, तो मैंने थोड़े ये डाल दिए इधर। इबान बतूता मोरक्को से आए थे, ये आए थे हरिहरा 1 के टाइम में, उनकी बुक है ब्रैकेट में, रेला करके है, ठीक है। अगला देखो, निकोलो डी कोंटी, ये इटाली से आए थे, ये आए थे देवराया 2 के टाइम में। फिर अब्दुल रजाक भी फेमस है काफी, ये पर्शियन आए के कंट्री से थे, और देवराया 2 के टाइम में ये लोग आए थे। डोमिंगो पेगस, ये पोर्तुगल से आए थे, ये कृष्णा देवराय के टाइम में आए थे, तो याद रखना इसको। एंड स्टार्टिंग में आपने एक पॉइंट बोला था ना, पोर्टुगीज से काफी अच्छे रिलेशन थे, तो जो एल्बर्क्यू था गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज टेरिटरी इन इंडिया, तो वो उसके साथ काफी अच्छे रिलेशन थे, उसको काफी हेल्प किया था। एंड गोवा जो था उन्होंने उसी के टाइम पे जीता था बीजापुर किंगडम से, जो कि बहामनी के अंडर था, बहामनी डिसइंटीग्रेट हो गया था,
उनमें से बीजापुर निकला था, तो वहां से छीन लिया था उसने, एल्बर्क्यू ने। ओके सर, और कोई कुछ ऐड करता हूँ नहीं तो आगे देखते हैं। तो ये कोई एक बुक है एंशिएंट इंडिया की, लव स्टोरी ऑफ सन ऑफ फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। तो यूपीएससी ऐसे पूछ रहा है आजकल यार कि किस बुक में क्या लिखा हुआ है। तो आंसर इसका बी है, मालविका मालविका अग्नि अग्निमित्रा। अग्निमित्रा। हाँ, तो मैंने उस टाइम के कुछ जो ऑप्शन में थे ना, उनके ऑथर बुक की एक एक लाइन दी है इधर। हम्म, तो कालिदास चंद्रगुप्ता के पोएट थे ना, इसके विक्रमादित्य टू के, तो शेक्सपियर ऑफ ईस्ट बोलते थे इनको। तो इनकी जितनी बुक है ना, अभिजन शकुंतलम वगैरह, राघवंशा, कुमार वंशा, सब दिए मैंने उधर, और हर की एक एक लाइन दी है ताकि पता रहे। तो पहली देख लो। इसमें ना, हाँ इसमें ना एक डिस्टिंक्शन ये भी है कि ये सारे जैसे नॉवेल्स नहीं थे, कुछ इनमें ड्रामा थे, कुछ इनमें पोएम थे। तो वो भी डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए कि अगर आप अभिज्ञान शकुंतलम की बात करो तो वो क्या था, वो कोई ड्रामा था या नॉवल था या कोई पोएम थी। तो वो भी चीज ध्यान में रखना। ठीक है। कंटिन्यू। हाँ, पहला देखो, लव स्टोरी ऑफ दुष्यंता एंड शकुंतला, हु सन भरत। ये भरत वही है जो महाभारत के फाउंडर होते हैं ना, वही है। तो दुष्यंत और शकुंतला का ये फाउंड सन था। ठीक है। दूसरा हमने देख लिया, पुष्यमित्र शुंगा, अंगमित्रा का ये बेटा बेटा था, तो इनकी लव स्टोरी टाइप दिया है। ठीक है। रघुवंशा देख लो, स्पीक ऑफ ऑलराउंड विक्ट्री ऑफ रामा वगैरह दिया है गुप्ता टाइम में। कुमार संभवा डील्स विद द कोर्टशिप ऑफ शिवा एंड पार्वती, तो उनका कोई बच्चा हुआ उसकी स्टोरी है। मतलब कालिदास का मोस्टली लव स्टोरी यहाँ पे रहता है। ठीक है। कार्तिकेय की स्टोरी है। हम्म, फिर देख लो मेघादूतम, तो ये वाला मैसेज, ये भी लव स्टोरी टाइप ही इनका, देख लो। ठीक है। मतलब बादल का यूज करके कोई मैसेज वैसे देना हो। फिर है ऋतु सांबरा, ये 6 सीजन है जो इंडिया के, उनके बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, श्रृंगार वगैरह से, मतलब फीमेल टाइप उस टच दिया है इन्होंने। थोड़ा सा ऊपर कर दो सर, राइट साइड में। हाँ, तो गुप्ता टाइम में सुधारक के थे, इनकी बुक थी मरीचतिका, तो मैंने इसको ऐड कर दिया यहाँ पे। अच्छा, फिर विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस वगैरह थी। ठीक है, ये भी मैंने ऐड कर दिया। देवी चंद्र गुप्तम थी यहाँ पे इनकी एक, तो ये ऐड किया मैंने। भाषा की कोई बुक थी, ड्रीम ऑफ। इसमें मुद्राक्षर जो है ना काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कहानी बता रखी है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य पावर में आया था धनानंद को हरा के। तो वो ऐसा मतलब रिलेशन पूछ सकता है, तो मतलब एक कनेक्टिंग डॉट है बिटवीन गुप्ता एम्पायर एंड मौर्यन एम्पायर। ठीक है, फिर अमर सीमा की, अमर कोशा, वो संस्कृत डिक्शनरी वगैरह है नीचे 5 नंबर पे, तो ये भी इस टाइम में फेमस थे। राइट साइड में ऊपर कर दो सर। तो ये ऑप्शन में हर्षा का ऑप्शन भी दिया हुआ ना, तो मैंने इनकी 1-2 बुक और लिख दी है। मूनसन की बुक है सी यूकी करके, और फिर बाण भट्टा की 3 बुक है यार, हरिश्चरिता, कदम्बारी, और क्या है ये, पार्वती परिणय। परिणय। हाँ, हर्षा की 3 बुक है, नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो ये देख लेना, संस्कृत में है तीनों वर्षा वाली। और उसमें से 2 बुक शायद किंग उदयना की लव स्टोरी है। ओके। एक रत्नावली एज इन रत्नावली के साथ, एंड प्रियदर्शिका एज इन प्रियदर्शिका के साथ, ऐसे करके, इजी टू रिमेम्बर। राइट। आल्सो आर्यभट्ट कंटेम्पररी है इसके। हाँ, आर्यभट्ट भी कंटेम्प्रेरी है ये, हाँ गुप्ता सर, वो, एम्पायर में सेकंड वाले। हाँ वो बहुत लंबा चौड़ा हो गया था ना, तो मैं इतना ही कर पाया इसमें, उसको ऐड कर दूंगा नहीं बाद में। जस्ट पूछ रहा हूँ, याद आ रहा था बट कंफर्म नहीं था इसलिए। वो भी थे, भास्कराचार्य भी थे, तो मैच। और अमर सिंह नहीं, वरामीरा भी थे ना शायद। अमर सिंह तो बोल दिया इन्होंने। हाँ, वरामीर का भी कुछ मैच रिलेटेड
मैथ्स नहीं, रिलेटेड वर्क था उनका। एस्ट्रोनॉमी था, रोम का सिद्धांत था अच्छा। एस्ट्रोनॉमी का। हम्म, मैथमेटिक्स तो आर्यभट्ट का था इसलिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं ना। हम्म, हाँ मैम बोलिए। एस्ट्रोनॉमी ब्रह्मपट्टा है शायद। हाँ यार वो भी था। आप ही निकला है फिर तो। ठीक है, नाम याद आ रहे तो एक बार ग्रुप वगैरह में और डाल देना, क्योंकि इसमें तो नेवर एंडिंग लिस्ट है, बहुत मिल जाएंगे। नेक्स्ट पे तो चलते हैं। 86 देखो यार, ये फिर एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, मतलब ये पूछा इन्होंने किसके अफेयर में न्यूज में रहता है। तो फ्लैट ही है ये। तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया इनको। तो ग्रीन बॉक्स सबसे ग्रीन होता है ना, तो नॉन ट्रेड डिस्टोर्टिंग टाइप रहता है ये। तो ये ट्रेड डिस्टोर्ट नहीं करते। तो एग्जांपल देखो सीधा नीचे, जैसे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन वगैरह करना हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपने फंडिंग दे रही हो ना, तो आप इनको दे सकते हो। इन्फेक्शन प्रोग्राम वगैरह, डोमेस्टिक फूड एड वगैरह, डिजास्टर रिलीफ वगैरह में। तो ये इसके एग्जांपल है ग्रीन बॉक्स के। उसके बाद अगला अपना एम्बर बॉक्स है। तो कंसीडर टू ट्रेड डिस्टोर्शन, distort production and trade. As a result, the trade agreement calls for committing to reduce their trade distorting domestic support that fall in the amber box. तो ये टारगेट दिया हुआ है, ये सबसे ज़्यादा डैमेज यही करते हैं। फ्री ट्रेड जो WTO प्रोजेक्ट है ना, फ्री एंड फेयर ट्रेड वगैरह। तो डेवलप्ड नेशन के लिए 10% होना चाहिए आपका जो प्रोडक्शन है। बेस ईयर 1986 है समथिंग। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 5% होना चाहिए। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल देखो। MSP जो हम लोग देते हैं, सब्सिडी जो इंडिया में बांटते हैं, मतलब कि फर्टिलाइजर या इलेक्ट्रिसिटी इरिगेशन के नाम पे, और सीड्स वगैरह। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। ऊपर कर दो सर। ब्लू बॉक्स, एक्चुअली ब्लू बॉक्स है ना, वो एम्बर का ही पार्ट होता है, बट वो डिस्टोर्ट नहीं करता। जैसे हम लोग जो ये डेफिशिएंसी पेमेंट देते हैं ना, अभी जो PM आशा करके स्कीम है अपनी, उसमें दिया है ना एक एलिमेंट है कि अगर आपको MSP पे नहीं बिक रहा तो हम उसको कंपनसेट कर देंगे। तो वो एग्जांपल है इसका ब्लू बॉक्स। भावांतर योजना, भावांतर भुगतान योजना इसे करके। हाँ सर, वही हाँ, वही। मेरे ख्याल से ब्लू बॉक्स जो है वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होता है, लेकिन हम उसको लिमिट करके रखते हैं, मतलब एक सर्टेन लिमिट से ऊपर नहीं जाने देते। सर आई मैंने थिंक चेक भी वो एम्बर बॉक्स है शायद। नहीं, एक्चुअली एम्बर बॉक्स में पूरा शट डाउन कर दो। एम्बर बॉक्स तो हुआ है। ब्लू बॉक्स में ये है कि वो डिस्टॉर्ट तो कर रहा है, लेकिन हम उसको एक लिमिट तक रख रहे हैं। जैसे हम बोल देंगे ठीक है, हम सब्सिडी दे जरूर है, लेकिन हम 500 किलो 600 किलो इतने क्वांटिटी के लिए देंगे। तो ऐसा है ब्लू बॉक्स में। तो अभी सर जो मैंने US और ऑस्ट्रेलिया ने पॉइंट रेज करा था, वो ब्लू बॉक्स के अंडर था क्या फिर WTO के साथ? उतना मेरे को रेफरेंस नहीं पता कि उन्होंने किस चीज में किया था। सर आप जो बात बोल रहे हो ना, ये ब्लू बॉक्स वाली, मैंने भी इसको 2-3 जगह से पूछ के देख के यहाँ लिखा है। ये ब्लू बॉक्स को एम्बर में ही डालते हैं, लेकिन मोटा मोटा वही है कि ये ट्रेड को इतना डिस्टोर्ट नहीं करता है, तो मैंने नॉन लिखा है। बाकी थोड़ा ये डिबेटेबल टाइप ही लगा मुझे। आप WTO की वेबसाइट पे देख लेना, मिले तो डाल देना हाँ इधर। हाँ, डाल देगा अपने पे। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। हाँ, तो ये तो मतलब बेसिक इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कैपिटल बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें कौन कौन सा होगा। तो पहला बोला है कि एक्सपेंडिचर एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट लाइक रोड, बिल्डिंग, मशीनरी। मशीनरी का तो कैपिटल हो गया, ठीक है। अगला है लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। तो जो हम लोन वोन लेते हैं वो भी कैपिटल का ही पार्ट होगा। अच्छा, अगला देखो, लोन एंड एडवांस ग्रांटेड टू द स्टेट एंड द यूटी। तो ये भी होगा, तीनों ही है इधर तो। और अच्छा, कैपिटल रिवेन्यू में क्या डिफरेंस होता है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। कैपिटल हमेशा ऐसा मान लो, कोई एसेट क्रिएट हो रहा है या कोई एसेट बिक रहा है तो कैपिटल जनरेट होगा। दूसरा, अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा, ऐसा सोच लेना, इन्वेस्टमेंट लंबा हो रहा है तो कैपिटल होगा, और इन्वेस्टमेंट अगर छोटा हो रहा है तो रेवेन्यू होगा। तो ये दो क्राइटेरिया से हमेशा सॉर्ट आउट हो जाएगा कि कौन सा रेवेन्यू है कौन सा कैपिटल है। लेस देन 1 ईयर का अगर हम बात करें तो दैट्स रेवेन्यू, एंड मोर देन हम्म 1 ईयर बात करें दैट्स कैपिटल।
राइट। सर थोड़ा सा राइट साइड में मैंने एक वो लिंक डाला हुआ, वो खोल सकता हो तो आप वो खोल दीजिए थोड़ा सा। हाँ ये वाला, इसमें थोड़ा अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। हाँ ये वाला, ये मुनाल सर का है, तो इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो एक तरफ रिवेन्यू लिखा हुआ है, रिवेन्यू में अपने दो टाइप होंगे, एक तो रिसीप्ट होगा रिवेन्यू में, एक एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। रिसीट में फिर दो होंगे, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स में फिर दो होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। नॉन टैक्स में देखो फिर क्या आएगा, अदर सेलिंग गुड्स वगैरह जो हम लोग करते हैं, प्रॉफिट और डिविडेंड जो मिलते हैं गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट पीएसयू वगैरह को, जो हमने लोन दे रखे है ना, उस पर हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है स्टेट रेट को या फिर युगांडा जैसी कंट्री को। और दूसरा जो ग्रांट हमें मिलती है ना यूएस वगैरह से, तो याद रखना ग्रांट इधर आएगी रिवेन्यू में, ठीक है। थोड़ा मिसनोमर हो सकता है ये, बट यहाँ आएगी ये वाली। अच्छा फिर एक्सपेंडिचर क्या होता है रिवेन्यू में, इंटरेस्ट जो हम पेड कर रहे हैं, ग्रांट मतलब जो हमने यूएस वगैरह से लोन लिया या वर्ल्ड बैंक से लिया है, तो यहाँ पे आएगा। सब्सिडीज जो हम दे रहे हैं अपने कंट्री वालों को या कुछ भी काम के लिए, डिफेंस जो हम मेंटेनेंस के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा। सैलरी पेंशन हो गया अपने एम्प्लॉयज़ की, और ग्रांट्स जो हम दे रहे हैं, तो जो हम ग्रांट्स दे रहे हैं वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और जो ले रहे हैं वो रिवेन्यू रिसिप्ट पे है। तो अब कैपिटल में आ जाओ, कैपिटल में भी दो पार्ट होंगे, ऑब्वियस बात है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। रिसीट में क्या होगा, डेट, इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब हमने अपने मार्केट से उठा लिया, बाहर से उठा लिया, ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग वाला। तो इसमें नॉन डेट में क्या होगा, जो लोन हमें जो युगांडा को लोन वापस उसने वापस कर दिया ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट जो आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है, तो वो अपना कैपिटल में रिसीट का पार्ट होगा। एक्सपेंडिचर में क्या होगा, जो हम लोन बड़े बड़े दे रहे हैं, ठीक है, और कैपिटल और एसेट और गुड्स, ठीक है, ये होगा। ग्रांट्स रिवेन्यू में आएंगे और लोन यहाँ पे आएंगे कैपिटल में, याद रखना, ये थोड़ा मिसनोमर टाइप है। हाँ उसे ऐसे याद रख सकते हो, अगर कोई गवर्नमेंट में काम मतलब कर रहा हो तो उसे GR करके एक शॉर्ट फॉर्म बता हुआ, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन। तो ग्रांट्स जाती है रेवेन्यू में, दैट्स GR, वैसे याद रख सकते हो, वो एक सिंपल तरीका है। ठीक है सर। राइट। तो अगला देखो, UNCCD पे है, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन वाला है जो अपना। तो पहला है प्रमोट इनोवेटिव एक्शन थ्रू promote effective action through innovative national program and support international partnership। हाँ तो ये मतलब जो ग्लोबल का काम यही होता है ना। अगला देखो, इट हैज स्पेशलाइज्ड फोकस ऑन पर्टिकुलर एशिया लाइक साउथ एशिया, नॉर्दर्न अफ्रीका। इट्स सेक्रेटेरिएट फैसिलिटेट द एलोकेशन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स टू दीज रीजन। तो यार ये स्पेशल वर्ड रॉन्ग होते हैं जनरली, आपको नहीं पता तो आपके साथ खेल सकते हो। अगला देखो, इट इज कमिटमेंट टू बॉटम अप्रोच एनकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन कॉम्बैटिंग द डेजर्टिफिकेशन। तो ये भी ठीक है, तो आंसर इधर सी हो जाएगा। बी से लगा सकते थे आइडिया कि बी वाला नहीं होगा तो आंसर निकल सकता है यहाँ पे। तो इधर मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है इसको। तो 1994 में हुआ था ये सर, थोड़ा राइट में कर दीजिए। हाँ 1994 में हुआ था। सोल लीगली बाइंडिंग है एग्रीमेंट लिंकिंग एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट वाला, ठीक है। तो इन्होंने 2006 में अपना ये ईयर डिक्लेयर कर दिया था ना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्टिफिकेशन वाला। फोकस एरिया देख लो इनका यार, एरिड और सेमी एरिड, ठीक है, ड्राई सब ह्यूमिड एरिया, आल्सो नोन एज ड्राई लैंड्स वेयर सम ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल इकोसिस्टम एंड पीपल कैन फाउंड। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर देश का नाम नहीं लिया है कि हम अफ्रीका या साउथ एशिया में, जहाँ पे भी ड्राई लैंड मिलेगा ना इन लोगों को, वहाँ पे ये ज़्यादा एप्लीकेबल होगा। तो एम वही होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे, जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का नोडल एजेंसी है फॉर दिस कन्वेंशन। तो थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर राइट साइड में। हाँ तो इन्होंने 2006 में ईयर डिक्लेयर किया ना, तो 18 से 30 वाले में इनका कोई स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क आया होगा।
तो उसमें लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के लिए बोला इन्होंने, in order to restore the productivity of vast expanse of degraded land, improve the livelihood of more than 1.3 billion peoples to reduce the impact of drought। ठीक है। फिर एक फेमस बोन चैलेंज करके है, बोन चैलेंज इसी से लिंक है। तो उसमें वही है कि हम जो लैंड है ना 350 बिलियन हेक्टेयर बाय 2030 उसको रिकवर करेंगे। ये ग्लोबल एफर्ट है। 2 टारगेट है इसमें, 2020 तक अलग है, 2030 तक अलग है। ठीक है। इंडिया ने इसको सब्सक्राइब किया है 2015 में, वॉलेंटरी वाला है ना जो ये बोन वाला। तो पेरिस में हम लोगों ने इसको साइन किया है और अपना टारगेट देख लो 13 बिलियन हेक्टेयर बाय 2020 और एडिशनल 8 हमने ऐड किया है 2030 तक। अपनी प्लेस सबसे बड़ी है इसमें हमने एडिशनल 6 और कर दिया है। हाँ सर, मैं उसको हेक्टेयर और करेंगे तो हमारा टोटल जो है वो 27 मिलियन हेक्टेयर हो गया। इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए सर, मतलब +4 कर दो ना यहाँ पे, ताकि बाद में पड़े तो दिक्कत। 6 मिलियन हेक्टेयर 2030 तक ही है क्या? हाँ 2030 तक है। मोदी जहाँ समिट में जाते हैं वहां फिर कुछ अनाउंसमेंट करके आ जाता है तो बढ़ता रहता है ये। इसमें सेकंड ऑप्शन में एग्जैक्टली क्या गलत है? मैम वो बोल रहा है कि स्पेसिफिकली साउथ एशिया और नॉर्थ अमेरिका, ये बोल रहे हैं ना। स्पेशल और पर्टिकुलर फोकस हमारा ड्राई लैंड्स पे है ना, वो अफ्रीका में भी हो सकता है, वो साउथ अमेरिका में। हाँ वो भी हो सकता है ड्राई लैंड। तो ऑल्सो फंडिंग की बात हो रही है ना, फंड्स अलोकेट करेंगे ऐसे बोल रहे हैं। हाँ वही टिकट रेट। हाँ अब आंसर पता है तो यार कुछ भी लॉजिक लगा लो, उस टाइम पता होता है तो होता है, वही बात है। अच्छा अगला देखो। सेकंड ऑप्शन लुक सीमिंगली राइट, मतलब अनलेस यू नो इट कंप्लीटली। हाँ वही मैम, अब मुझे पता है तो मैं फिर यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ, वही बात है। पैरेलल सवाल है। बॉन कन्वेंशन, बॉन चैलेंज और बॉन समिट ऐसी 3 चीजें हुई थी। तो पता है कन्वेंशन तो चैलेंज तो हमने डिस्कस कर लिया, समिट और कन्वेंशन का कोई बता दो। सो बॉन कन्वेंशन तो माइग्रेटरी स्पीशीज को लेके ना, CMS को लेके तो वो है। एंड दूसरा आपने क्या पूछा था? बॉन समिट का मेरे को आइडिया नहीं है यार। इकोनॉमी से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट से नहीं, UNFCCC के अंडर COP हुआ था ना, तारानगर डायलॉग एंड वो सब, जहाँ पे $100 बिलियन की बात हुई थी। अभी हमने डिस्कस करा क्लाइमेट फाइनेंस, दैट वाज बॉन समिट। तो ग्रुप पे डाल दूंगा एक के नीचे एक, तो वो याद रहेगा ऐसे। एक ऐसी था बेजल कन्वेंशन और बेजल नॉर्म्स। तो बेजल नॉर्म्स था इकोनॉमी से रिलेटेड और बेजल कन्वेंशन है ट्रांस बाउंड्री ऑफ hazardous वेस्ट से रिलेटेड। उसमें एक्सेप्शन है कि hazardous waste रेडियोएक्टिव वेस्ट बेसल कन्वेंशन में, वो एक्सेप्शन याद रखना। रिपीट करना। ट्रांस बाउंड्री hazardous वेस्ट के बारे में है ना बेसल कन्वेंशन, तो वो वेस्ट में रेडियो एक्टिव वेस्ट कंसीडर नहीं होगा। अच्छा ठीक है यार, 89 देखते हैं। तो ये कोई उस टाइम में करंट अफेयर में था रिसेंटली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसी हैज बीन एडेड टू बास्केट ऑफ IMF SDR। तो चाइनीज है ये करेंसी वाला, इंडियन रुपये तो होता तो हमें पता रहता, तो एक ही ऑप्शन कर सकता है, ये पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता, मेन बात हुई है। बाकी ऐड हुआ इसलिए न्यूज़ में। हाँ सर वही। हाँ मैंने उसको गूगल किया था तो उस साल दिखा रहा है, अक्टूबर में ऐड हुआ था पेपर
मतलब पिछले साल अक्टूबर में, पेपर थोड़ा लेट था, पता नहीं उस साल किस ईयर में था, तो मतलब 7-8 महीने पहले का इन्होंने पूछा। प्रपोज्ड वगैरह होगा ऐसे कुछ। हाँ भाई। तो SDR की मैंने थोड़ा इधर डिटेल दिया है। तो SDR नीदर करेंसी नोर ए क्लेम ऑन IMF, रेदर एक पोटेंशियल क्लेम होता है ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ IMF मेंबर। SDR कैन बी एक्सचेंज फॉर दीज करेंसीज, ठीक है। तो SDR सर्व एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ IMF एंड सम अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो SDR का वैल्यू कैसे निकालते हैं? वैल्यू, द करेंसी वैल्यू ऑफ SDR इज डिटरमाइंड बाय समिंग द वैल्यूज ऑफ US डॉलर बेस्ड ऑन द मार्केट करेंसी एक्सचेंज ऑफ SDR करेंसी। तो उसके हिसाब से हम लोग निकालते रहते हैं इसको। तो 5-6 करेंसी इसमें US डॉलर हो गया, यूरो होगा, जैपनीज येन हो गया, पाउंड हो गया UK का, और चाइनीज वाला हो गया, ये इंक्लूडिंग 2016 वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है। SDR करेंसी वैल्यू इज कैलकुलेटेड डेली, एक्सेप्ट छुट्टी वुट्टी ना हो तो डेली बेसिस पे इसका जो इनकी करेंसी में जो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होगा उस हिसाब से वो डेली चेंज होता रहता है, ठीक है। और ये हर 5 साल में हम लोग जो बास्केट वगैरह है इसको रिव्यू करते रहते हैं। तो फिर कोटा देख लो, कोटा जो आपने अमाउंट कंट्रीब्यूट किया ना ऑफ ए कंट्री इज डिनोमिनेटेड इन SDR, तो उसी हिसाब से आपको SDR मिलता है। तो ज़्यादा देगा तो उसी हिसाब से, ठीक है। मेंबर्स वोटिंग इज डायरेक्टली लिंक टू द कोटा, कोटा ज़्यादा हो तो आपका वोटिंग पावर भी ज़्यादा रहेगा। जैसे वोट US का 15-16 के आसपास है, तो कुछ ऐसा है इसमें। IMF मेक जनरल SDR एलोकेशन टू इट्स मेंबर इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग वोटर इन द IMF, ठीक है। तो इंडिया का जो अपना फॉरेन रिजर्व है ना, उसमें SDR एक मेन है, उसके बाद गोल्ड हो गया, ठीक है, फॉरेन करेंसी एसेट जैसे US डॉलर वगैरह हो गया, और रिजर्व ट्रांचे इन IMF। ये क्या होता है? ये तो विदाउट कोलैट मतलब इमरजेंसी लोन होता है जो सीधा मांग सकते हैं। हाँ, रिजर्व ट्रेंच में मतलब आप जो अपना सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे कर रहे हो ना, तो उसके बदले आप अगर जरूरत पड़ी कि BOP क्राइसिस पड़ रहा है तो वो पैसा निकाल सकते हो रिवर्स ट्रांस के अंदर। ओके, ठीक है। हाँ, रिजर्व एक क्वेश्चन भी है, नॉट एवरीबडी डाला था कोटा पे। हाँ दीप्ति, क्या? रिजर्व ट्रेंच में से हर कोई निकाल नहीं सकता। इट इज लाइक इमरजेंसी फंड फॉर दोज कंट्रीज विच लाइक वो डेवलप्ड कंट्रीज जो रहते हैं ना, उनके लिए है ये रिजर्व ट्रेंच। एंड इसमें रिजर्व ट्रेंच में ये है कि आपको कोई कंडीशंस नहीं दिया जाएगा। लाइक जैसे हमको जो 1991 में मिला था, तो उस पे कोई कंडीशन था कि वी हैव टू प्राइवेटाइज एंड ऑल। लेकिन ये रिजर्व ट्रेंच में ऐसे कोई कंडीशंस नहीं रहता कि when IMF is giving you money, it gives you without any conditions. Also without any time period. And time period, yes. डेवलपिंग स्टेट्स के लिए नहीं, डेवलप्ड के लिए मतलब तो ये डेवलप्ड के लिए है। इंडिया कहाँ से हो गया? हाँ, हमारा बोरोइंग मैकेनिज्म अलग है। वो मैं एक्चुअली मैंने ये इसमें पढ़ा था, लाइक मंदर पाटकी के नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है। इफ पॉसिबल ट्राई एंड रीड फ्रॉम दैट। WTO और IMF के बारे में तो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। सो उसमें लाइक हमारा बोरोइंग मैकेनिज्म क्या था वो अलग है। रिजर्व ट्रेंच में से हमने बोरो नहीं किया। ओके मैम, ठीक है। मैं तो फॉर्मल लोन एक्सटेंड करा था ना वो। रिवर्स ट्रांच में तो आपने जो कोटा सिस्टम में जो पैसा दिया है ना सब्सक्रिप्शन का, उसको वापस उठा सकते हो। करेक्ट। हाँ, तो वो लिमिटेड ही होता है। लेकिन अगर BOP क्राइसिस बहुत ज्यादा हो गया, जैसे इंडिया का 1991 में BOP क्राइसिस हो गया था, तो बहुत ज्यादा था, वो रिवर्स ट्रांच से नहीं काम चलता। वो बहुत छोटा अमाउंट है, हमारा तो कोटा भी इसके अंदर 2% ही है, तो बहुत छोटा अमाउंट है, उस अमाउंट से कुछ होता नहीं। तो वो हमने लोन लिया था, और जब वो लोन लेते हैं BOP क्राइसिस के लिए, तो फिर वो कुछ कंडीशंस के साथ आता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। तो उसमें उन्होंने बोला था कि LPG रिफॉर्म्स करो, तब जाके हमने 1991 में LPG रिफॉर्म्स किए थे। तो वो जो भी कंट्री है रिवर्स ट्रांस ले रहा, तो आप अपना ही कोटे वाला पैसा यूज करो, तो आपको कोई वो दिक्कत नहीं है। जस्ट लाइक आप अपना डिपॉजिट अमाउंट यूज करो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने बैंक से लोन ले लिया तो फिर बैंक की शर्तें माननी पड़ेगी। तो वही IMF का स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है, जिसके थ्रू वो फोर्स कर रहा था। बाकी सब जो छोटी मोस्टली LDC कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज को फोर्स किया
ताकि वो अपनी इकोनॉमीज को कैपिटलिस्ट लाइन पे चलाए। तो इंडिया भी उसी लाइन पे चल पड़ा फिर। तो ये है सही। मतलब मुझे ये लॉजिक ना है। ये डाउट है कि कोटा में जैसे मैंने ये पढ़ा था कि ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, हाँ। जैसे जीडीपी हो गया, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी हो गया, तो उस करेक्ट। पर डिपेंड करता है, या फिर ये अमाउंट कंट्रीब्यूटेड टू आईएमएफ? नहीं नहीं, ऐसे तो फिर हम लोग भी, इंडिया ज्यादा कर देगा तो इंडिया को थोड़ी ज्यादा कोटा मिल जाएगा। वो जो आपने क्राइटेरिया बताया उसी क्राइटेरिया पे है। एंड वो रिवीजन कब होता है, जब ये यूएसए मानेगा, क्योंकि यूएसए के पास 16% स्टेक है उसके अंदर, जो कि मेजोरिटी स्टेक हो जाता है। मतलब इसमें डिसीजन मेकिंग के लिए 85% का चाहिए कंसेंसस। एंड बिना यूएसए के परमिशन के कोई भी अपना वोटिंग जो शेयर है उसको चेंज नहीं कर सकता। लाइक चाइना वांट टू बेसिकली चेंज द स्टेटस को एट द मोमेंट। वो चाहता है कि उसका जो शेयर है वो बढ़े, लेकिन वो बढ़ने ही नहीं दे रहा यूएसए। सो वो कंडीशन वो सही है जो आपने बोली, लेकिन वो यूएसए उसको उस चीज को अमल में आने नहीं दे। ठीक है। हाँ, बोलते हैं ना यूएस के बिना पत्ता भी नहीं हिलता वहाँ आईएमएफ में, तो वो करेक्ट इसलिए बोल। करेक्ट। ठीक है। सो तो मैं इसमें एक ही पॉइंट ऐड कर रहा था कि ये रिजर्व बैंक है ना, वो फर्स्ट सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म होता है। अगर किसी कंट्री को पैसा उठाना है आईएमएफ से, तो पहले ये प्रोसेस के अंडर उठाएगा, रिजर्व ट्रांच। अगर नहीं होता है देन दे विल सीक फॉर द लोन। तो ये याद रखना कि ये फर्स्ट सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म है पैसा उठाने का आईएमएफ से, एंड देन लोन वाला सिस्टम। राइट। ओके, चलो देखते हैं आगे। तो यार ये मैंने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में बना था, रिकंस्ट्रक्शन हमको करना था, तो 2 बनाए थे, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। तो इसने 45 में अपना काम चालू किया। इतने 190 कंट्रीज के मेंबर हैं। मेन पर्पस देखो इसका, नीचे नीचे करो सर। तो वही है यार, स्टेबिलिटी बना के रखना, ठीक है। मतलब इंटरनेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसका मेन फंक्शन है। तो ये वर्ल्ड बैंक का थोड़ा अलग है इसका। तो its mandate was updated in 2012 to include और macroeconomic and financial sectors that bear on a global stability। दो तीन रिपोर्ट मैंने इसकी डाल दी यहाँ पे। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो स्टेबिलिटी वर्ड आ गया ना, तो मतलब ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आईएमएफ है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक तो ये भी ये निकालता है, ठीक है। इंडिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? आरबीआई। ऑल्सो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में से स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए पैसा कौन आवाज कट गया है। सर आवाज नहीं आ रहा आपको? देता? अभी ठीक है। हाँ ठीक है। स्पेसिफिक कोई प्रोजेक्ट हो, उसके लिए पैसा कौन देता है? दोनों में से, या दोनों देते हैं? वर्ल्ड बैंक देता है ना। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए। आईएमएफ केवल केवल बीओपी क्राइसिस होता है वहां पे आता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं इसको। करेक्ट। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं। तो ये 90 वाला है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी, तो वर्ल्ड बैंक से ही लिंक है ये। तो इस साल देखोगे ना आप, तो डब्ल्यूटी से भी सवाल पूछा है, आईएमएफ से भी पूछा है, मसाला वर्ड वर्ल्ड बैंक से, मतलब इनको अच्छा से खासा से पूछा इन्होंने। तो पहला देखो, आईएमएफसी डिस्कस द मैटर ऑफ कंसर्न अफेक्टेड द ग्लोबल इकोनॉमी वगैरह, ठीक है। और द वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट एज ए ऑब्जर्वर इन आईएमएफसी। तो यार ये थोड़ा ट्रिवियल बॉडी है, इतना न्यूज में नहीं रहता है। तो उस टाइम मैंने गूगल किया ना इसका 2016 का, तो अपने फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर वहां पे गए हुए थे, तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने डाल दिया। तो देख लो इसमें क्या होता है। आईएमएफसी में 14 मेंबर होते हैं सर, थोड़ा सा राइटिंग कर दीजिए। हाँ बस। तो इसमें ना 24 मेंबर होते हैं, ड्रॉन आउट ऑफ पूल ऑफ 187। तो ऐसा होता है यार, 187 जितने भी आईएमएफ के मेंबर होते हैं ना, उनमें से हम 24 को इलेक्ट कर लेते हैं, कुछ ऐसा है, मोटा मोटा याद रखो। तो वो लोग फिर डिस्कस करते रहते हैं, कुछ ऐसा है। तो ये 2 साल में एक बार मिलते हैं। ये जो 24 मेंबर होते हैं 187 को रिप्रेजेंट करते हैं, मेन बात वो है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है इसका। मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में गया नहीं इसमें, क्योंकि उसके बाद कभी नहीं पूछा इसने। इसका काम देख लो क्या है। काम वही है यार, रिकमेंडरी होगा, मतलब कि जितने भी फाइनेंशियल से लिंक है ना, उनको रिकमेंड करता होगा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बने रहे। कोई भी अनफोल्डिंग इवेंट हो रहा है तो उसको पढ़ना, ठीक है। इट आल्सो कंसिडर
प्रपोजल बाय एग्जीक्यूटिव बोर्ड टू अमेंड द आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट वगैरह ये करना है इसका. Although IMFC has no formal decision-making powers in practice, he's become a key instrument in providing the strategy direction. तो वही जैसे अपना नीति आयोग टाइप है ना, वैसा है, ये रिसर्च करता रहता है और वो देता रहता है इसका. ठीक है, बस इधर ये कूल है. हाँ, कोई आई थिंक ये ऑर्गेनाइजेशन तो वाकई छोटा था, बाकी पूछ लिया इसने. तो ठीक है, आई थिंक यहीं पे एंड करते हैं फिर आज के लिए. 17 के लिए टॉपिक्स डिवाइड करते हैं, तो उसको करना चालू कर देना. कल 2-3 लोगों से शुरू करते हैं, देन धीरे धीरे करके आगे मूव ऑन करते हैं ना. Right.